Is silver the new gold? Indeed, Sanjay ji, silver is the new gold. इसके बहुत सारे रीज़न हैं. Today the youth or the millennial or the Gen Z, they don't want jewelry. उनको jewelry चाहिए रोज़ पहनने के लिए. उनको jewelry नहीं चाहिए लॉकर में रखने के लिए. माता वैष्णो देवी में जो है 95% सिल्वर जो है वो कैडमियम निकला. जो खबर आई है उसके अनुसार माता को चढ़ाई जाने वाली चांदी की वस्तुओं में 95% मिलावट पाई गई है. डू यू थिंक दिस इज प्रेवलेंट अक्रॉस बोर्ड? ये काफ़ी हद तक प्रैक्टिस में है. फिजिकल सिल्वर को चेक करने का कोई माध्यम प्रेवलेंट नहीं है. तो BIS हॉलमार्क नहीं करती है इसमें? सर, BIS आपको परमिशन देती है सिल्वर ज्वेलरी को ट्रेड करने के लिए. BIS रेगुलेट नहीं कर रही. वो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि सिल्वर की मार्केट आज तक डेवलप भी नहीं हुई. तो क्या प्योरिटी के लेवल्स होते हैं? जैसे गोल्ड में तो 999 है, 995 है, 916 है. अगर हम ज्वेलरी की बात करें तो 922.5 जो कि एक कॉमन टर्मिनोलॉजी आपने सुनी होगी जिसको कि स्टर्लिंग सिल्वर भी बोलते हैं, उससे ज़्यादा चांदी की प्योरिटी में ज्वेलरी नहीं बन सकती. उसके आगे टूट जाएगी. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. तो जनरली ज्वेलर्स कौन सा कोड लगाने की कोशिश करते हैं जब वो आपको चीट करना चाहते हैं? हमारा को तो फोकस रखना चाहिए 7113 में हमारे को दे रहा है, वो सिल्वर का हो गया. बट उसके बाद लेट्स से किसी को चांदी में बिजनेस करना है तो आज क्या क्या विकल्प है उसके पास? किस किस तरीके से वो चांदी बिजनेस चालू कर सकता है? चांदी बिजनेस वो 3 तरीके से कर सकता है. अगर हम कैटेगरी की बात करें, वो एक इंडियन ट्रेडिशनल ज्वेलरी कर सकता है, वो मॉडर्न वेस्टर्न कंटेम्प्रेरी ज्वेलरी कर सकता है, वो लैब ग्रोन विद सिल्वर कर सकता है. तीनों मार्केट की अच्छी अपॉर्चुनिटी है. आज बात होती है पेंडोरा की, टिफनी की बात होती है, बियर्स की बात होती है. तो ये क्या मिसिंग है सर कि हम एक ब्रांड नहीं क्रिएट कर पाते? देखिए साहब, क्या है कि जैसे सिल्वर इज द न्यू गोल्ड. बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो ये बात कह रही हैं क्योंकि गोल्ड का प्राइस जो है वो करीबन 1.5 लाख से लेकर 1.25 लाख रुपए पर 10 ग्राम्स तक पहुंच चुका है. बहुत सारे लोगों के अफोर्डेबिलिटी रेंज से बाहर जा चुका है. शादियों में अब गोल्ड की जगह सिल्वर की ज्वेलरी यूज हो रही है. पर लेट मी टेल यू, सिल्वर की ज्वेलरी में बहुत मैसिव धांधलेबाजी होती है, बहुत प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारे वेरिएबल्स होता है. ये गोल्ड जितना आसान नहीं है कि आपने एक हॉलमार्क देखा और डिसाइड कर लिया कि भाई इतना पैसा देना है या इतना मेकिंग चार्जेस है. सिल्वर बहुत अलग तरीके से काम करता है. सिल्वर हमारे लाइफ का एक इटर्नल पार्ट रहा है. चाहे हमारे गिफ्टिंग में काम आता हो, या फिर हम उसके बुलियन को स्टोर करते हो, या उसके यूटेंसिल्स बनाते हो, या शादियों में खासकर लड़कियों के लिए चाहे वो इयररिंग्स हो, पायल हो, ये सारी चीजों के लिए सिल्वर बहुत काम आता है. पर आज जब आप सिल्वर खरीदने जाते हैं तो ये बहुत बड़ा चांस है कि आपके साथ धोखा हो सकता है. अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी कि वैष्णो देवी माता के मंदिर में जो सिल्वर था उसमें 95% के आसपास कैडमियम था और सिर्फ 5% सिल्वर था. इस लेवल तक धोखा हो सकता है. तो आज का एपिसोड जो है उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि जब आप सिल्वर की ज्वेलरी खरीदने जाएंगे तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, आपको प्योरिटी कैसे चेक करनी है, मेकिंग चार्जेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसमें एनामल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, लेयरिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कहां पे आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, ब्रांड्स क्या चीजें कमिट करती है जो एक्चुअली आपको मिलती ही नहीं है और आपको बहुत समय बाद पता चलता है कि आपके साथ एक फ्रॉड हो चुका है. उसके साथ साथ अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्वेलरी बिजनेस में एंटर करने के लिए, पर गोल्ड का ज्वेलरी बिजनेस अब आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि गोल्ड का भाव बढ़ चुका है, पर सिल्वर का करना चाहते हैं, तो उसमें क्या क्या नई अपॉर्चुनिटीज हैं, किस तरीके से आप वो बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने आज डिटेल में डिस्कस करी हैं डॉक्टर समीर जैन के साथ, जो कि फाउंडर हैं मिस जो के. मिस जो आज एक लीडिंग ब्रांड है सिल्वर ज्वेलरी में, जिसके 12 स्टोर्स हैं अक्रॉस इंडिया. तो आज डॉक्टर समीर जैन ने इस एपिसोड में ऐसी ऐसी इंसाइट्स दी हैं जो मुझे भी नहीं पता थी. आपके लिए भी बहुत जबरदस्त नॉलेजेबल एपिसोड होगा, तो इसलिए एंड तक जरूर देखेगा. और हाँ, अभी तक आप में से सिर्फ 26% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है. बहुत मेहनत लगती है, रिसर्च लगती है, अच्छे गेस्ट लाता हूं, तो फटाफट सब्सक्राइब करके घंटी दबा दो ताकि ऐसे अमेजिंग गेस्ट आपसे मिस ना हो. चलिए मिलते हैं डॉक्टर समीर जैन से. सो डॉक्टर समीर जैन, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला, एंड वेलकम टू संजय कथुरिया पॉडकास्ट. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. तो सर आज हम बात करेंगे सिल्वर. जी ठीक है. सिल्वर में होने वाले स्कैम्स, एक आम इन्वेस्टर बायर सिल्वर को खरीदते वक्त किन चीज़ों का ध्यान दे, सिल्वर को पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, और सिल्वर में अपॉर्चुनिटीज क्या है, क्योंकि आप एक इतना बड़ा ब्रांड चलाते हैं मिस जो, जहां सिल्वर ज्वेलरी आप सेल करते हैं, तो वहां पे अगर कोई करियर बनाना चाहता है तो क्या अपॉर्चुनिटीज है. तो पूरा एक होल हार्टेडली सिल्वर के अराउंड आज हम पॉडकास्ट करेंगे. तो सर पहला क्वेश्चन, सिंपल, स्ट्रेट, डायरेक्ट टू यू, इज सिल्वर द न्यू गोल्ड? इंडीड संजय जी, सिल्वर इज द न्यू गोल्ड. ओके. सिल्वर की अगर हम हिंदी का वर्ड देखें तो सिल्वर का हिंदी का वर्ड है चांदी, जो कि हमारे चांद से आया है. चांद से इसलिए आया, उसका नाम चांदी इसलिए रखा गया बिकॉज ऑफ द लस्टर ऑफ द मून, बिकॉज ऑफ द शाइन. और मैं ये कहूँगा कि इतने सालों तक चांदी की जो शाइन थी वो लोगों ने इग्नोर करी. चांदी और सिल्वर फॉर द फर्स्ट टाइम
इज गेटिंग इट्स ड्यू। इसके बहुत सारे रीज़न हैं। इसका एक रीज़न नहीं है कि वाई वी वुड कॉल सिल्वर द न्यू गोल्ड। पहला रीज़न ये है कि चांदी के जो यूज़ केसेस हैं आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में वो बहुत ज़्यादा हो गए। सिर्फ एक ज्वेलरी का प्रोडक्ट या एक कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है, हमारे इंडस्ट्रियल यूज़ में है। चाहे वो सोलर हो, चाहे बैटरी हो, चाहे कुछ भी हो, जो जहाँ चांदी का यूज़ बहुत मल्टीपल फोल्ड बढ़ गया है। तो इसलिए चांदी की इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। सेकेंडली, अगर हम बात करें स्पेसिफिकली ज्वेलरी की, सो विद द राइजिंग गोल्ड प्राइसेस, आज जो सोने का दाम हो गया है, तो इट हैज़ बिकम आउट ऑफ रीच फॉर मैनी। ऑल्सो दैट हैज़ लेड टू अ चेंज इन बाइंग बिहेवियर। जो बाइंग बिहेवियर ग्लोबली चेंज हुआ है इस कारण से, वो ये हुआ है कि टुडे द यूथ और द मिलेनियल और द जेन ज़ी, दे डोंट वांट ज्वेलरी। उनको ज्वेलरी चाहिए रोज़ पहनने के लिए, उनको ज्वेलरी नहीं चाहिए लॉकर में रखने के लिए। सिल्वर हमेशा से बुलियन कैटेगरी में था, बट सिल्वर ज्वेलरी प्रीमियम कभी भी नहीं बन पाई। उसके खास रीज़न ये थे कि चांदी आज से अगर हम सिर्फ 4 साल पहले भी देखें तो 40-50 हज़ार रुपये किलो थी जी। और अगर एक प्रीमियम ज्वेलरी की लेबर देखें तो वो उससे कई ज़्यादा थी। तो हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर क्या है कि हमारी चांदी की ज्वेलरी हमेशा पर ग्राम बिकी जी। और उसके ख़रीदने के रीज़न कल्चरल थे, रिलीजियस थे, शादी ब्याह था या ट्रेडिशन और कल्चर से जुड़ा हुआ था कि अगर आज बेटी की शादी है तो उसमें एक पायल ज़रूर होगी, बच्चा पैदा होता है तो उसमें चम्मच कांटा या प्लेट ज़रूर जाएगी, जिसको हम छूचक बोलते थे, या जहाँ बच्चे की। तो रिलीजियस रीजंस थे, एस्ट्रोलॉजिकल रीजन थे, कल्चरल रीजन। तो वो ट्रेडिशनल सिल्वर ज्वेलरी बिकती रही, ट्रेडिशनल सिल्वर बिकता रहा, जहाँ वो बिज़नेस एक नेबरहुड स्टोर तक रिस्ट्रिक्टेड था, जहाँ पर कि आप अगर हम ट्रस्ट की बात करें तो वो ट्रस्ट ओवर द ईयर्स उस दुकानदार का था कि वो कंफर्ट और कन्वीनियंस कहूँगा मैं। सिल्वर के अंदर वो बढ़िया सामान नहीं बन पाया बिकॉज ऑफ द सेलिंग कॉन्सेप्ट, जहाँ पर ग्राम के हिसाब से ज्वेलरी बिकती रही भारत में। आज चांदी का भाव 2.5 लाख रुपए है, जो 4 लाख से वापस आया है। तो आज आप 2.5 लाख के भाव पे वो लेबर से और उस कंपोनेंट से ज्वेलरी बना सकते हैं जो उसका प्रीमियमनेस का आपको फैक्टर मिलेगा। सो सिल्वर इज़ द न्यू गोल्ड, वन बिकॉज ऑफ द चेंजिंग ट्रेंड्स, वन बिकॉज ऑफ द यूज केस। चांदी की अपनी माइनिंग नहीं होती जी। चांदी एक बाय प्रोडक्ट है और उसकी जो खपत है वो फॉर द फर्स्ट टाइम इन सो मेनी इयर्स आज जो डिमांड है वो सप्लाई से ज़्यादा है। और ये नेगेटिव डेफिसिट चांदी में सिर्फ लास्ट 5 साल में आया है। सो इस करके आज चांदी को आप नया सोना या न्यू गोल्ड बोल सकते हैं। सिल्वर इज़ द न्यू गोल्ड। सर, आप कितने टाइम से गोल्ड सिल्वर के बिजनेस में हैं? जी, मैं 25 साल से सिल्वर ज्वेलरी बना रहा हूँ। परफेक्ट। डॉक्टर समीर, अभी हम बात करेंगे कि अब एक आम जो बायर है सिल्वर का, उसको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे उसके साथ ठगी ना हो, क्योंकि सिल्वर के केसेस में हमने बहुत देखा और अभी रिसेंटली देखा कि माता वैष्णो देवी में जी जो है 95% सिल्वर जो है वो कैडमियम निकला जी, और सिर्फ 5% ही रियल सिल्वर था। तो डू यू थिंक दिस इज प्रेवलेंट अक्रॉस बोर्ड, ये हर जगह है या सिर्फ वहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है? साहब, मैं कहना नहीं चाहता था बट ये काफ़ी हद तक प्रैक्टिस में है। ओके। फिजिकल सिल्वर को चेक करने का कोई माध्यम प्रेवलेंट नहीं है एट लार्ज। मतलब आज अगर हम सिल्वर ज्वेलरी बाज़ार से किसी ज्वेलर से या सिल्वर बुलियन भी खरीदते हैं तो उस पर एक हॉल मार्किंग है। ओके। जो कि हॉल मार्किंग का कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। तो BIS हॉलमार्क नहीं करती है इसमें? सर, BIS आपको परमिशन देती है सिल्वर ज्वेलरी को ट्रेड करने के लिए या सिल्वर ट्रेड करने के लिए। BIS रेगुलेट नहीं कर रही। ओके। और उसकी शॉप लेवल पे, दुकानदार लेवल पे या क्लाइंट लेवल पे कोई प्योरिटी को टेस्टमेंट करने के लिए कोई जरिया नहीं है। अच्छा जी, जैसे गोल्ड में तो होता है, कैरेटोमीटर होता है या फिर सिल्वर में भी होता है बट है नहीं। बट लोगों ने ना लगा रखे, ना उसकी कोई प्योरिटी की वैलिडिटी नहीं है सर कंज्यूमर लेवल पे। गोल्ड की है, गोल्ड की है, सिल्वर की नहीं है। नहीं है। मतलब आज मैं कहीं भी सिल्वर लेने जाऊं तो मैं प्योरिटी चेक कर ही नहीं सकता? नहीं कर सकते। सो वो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि सिल्वर की मार्केट आज तक डेवलप भी नहीं हुई।
सिल्वर को प्रीमियम क्यों नहीं माना गया? आप सिल्वर की पाजेब ले लेंगे लेट से 10,000 रुपये की, तो आदमी सोचता है मैं 10,000 की पाजेब ले रहा हूँ, मैं चांदी ले रहा हूँ ना। तो कोई अपनी ज्वेलरी, हमारे देश में साहब ज्वेलरी एक इमोशन है जी, या बुलियन एक इमोशन है, जिसको कि एक होम लेडी या एक उसको वो एक इन्वेस्टमेंट है, वो एक इसकी साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी भी है। सो कभी भी अनटिल अनलेस उसका एक ऐसा वक्त आ जाए कि उसके पास कुछ भी ना हो, तो ज्वेलरी आदमी बेचता नहीं है जी, तो जब बेचता नहीं है तो वो एक इग्नोरेंस इज ब्लिस के कॉन्सेप्ट में चलता है कि जो मैंने ठीक लिया है वो ठीक लिया है, कि मैंने भाई साहब से लिया है तो ये ठीक होगा, फैमिली ज्वेलर हो गया, फैमिली ज्वेलर हो गया। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दीज पीपल, आई एम नॉट सेइंग कि ये लोग हर आदमी ऐसा करता है, बट वो जो बिलीफ सिस्टम है वो कंफर्ट और कन्वीनियंस है, उसकी टेस्टिमनी कुछ नहीं है। अच्छा, तो इस करके ये ट्रेड आज तक ग्रो नहीं किया। सो कंफर्ट प्लस कन्वीनियंस इज इक्वल टू ट्रस्ट है इधर। जी, कोई ट्रस्ट का रियल मेजर नहीं है, वेरीफाई करने का कोई तरीका नहीं है। मेजर नहीं है, मेजर नहीं है। मैं अभी आपको बताऊं, मैं 2 दिन पहले ही एक सज्जन से मिला जो इंदौर से आए, उनका इंदौर के अंदर चांदी की ट्रेडिंग का व्यापार है जी। तो मैंने कहा आप कैसे करते हैं? बोले मेरा सारा ट्राइबल लोगों के साथ और एग्रीकल्चरल लोगों के साथ काम है, तो मैं बहुत अच्छा पैसा कमाता हूँ। मैंने कहा आप बोल रहे हैं बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, उसका मीनिंग बताइए। बोले वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको अगर फसल कटी है और अब पाजेब लेनी है तो वो लोग पाजेब ये मान के ले रहे हैं ये चांदी है। और एक्चुअली क्या होता है पाजेब में? सर आप देखिए, अगेन कमिंग टू द पॉइंट, अगर मैं एक ज्वेलरी का या किसी भी प्रोडक्ट के अंदर 5% भी चांदी का कंपोनेंट है तो टेक्निकली मैं उसको सिल्वर ज्वेलरी बोल ही सकता सकता हूँ। वो स्टर्लिंग सिल्वर और सिल्वर का तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, बट जो अगर मैं सिल्वर किसी को क्लेम कर रहा हूँ तो टेक्निकली तो वो बोलता है जी इसमें 5% चांदी है ना, तो मैं तो चांदी की पाजेब बोल रहा हूँ, वो ग्राहक ही नहीं पूछ रहा कि इसमें और क्या है। अच्छा, सो आई थिंक द एजुकेशन लेवल एट द कंज्यूमर लेवल नीड्स टू बी देयर, जो उनको जागरूक होना पड़ेगा कि चांदी की ज्वेलरी खरीदते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें फर्स्ट थिंग है प्योरिटी। ओके, प्योरिटी ही डिफाइन करेगी कि आप ले भी क्यों रहे हैं। तो क्या प्योरिटी के लेवल्स होते हैं? जैसे गोल्ड में तो 999 है, 995 है, 916 है। संजय जी, जो चांदी है वो एक सॉफ्ट मेटल है, ओके, मैलिएबल है बट सॉफ्ट है, तो उसकी प्योरिटी अगर हम ज्वेलरी की बात करें तो 92.5, जो कि एक कॉमन टर्मिनोलॉजी आपने सुनी होगी जिसको कि स्टर्लिंग सिल्वर भी बोलते हैं, उससे ज़्यादा चांदी की प्योरिटी में ज्वेलरी नहीं बन सकती, उसके आगे टूट जाएगी। तो ये जैसे कि 22 कैरेट गोल्ड में है, जी। यहाँ पे 92.5 है स्टर्लिंग सिल्वर, जिसका मतलब कि 100 में से 92.5% उसमें चांदी है, और बचा हुआ और 7.5। जो 7.5% है वो एलॉय है। उसके अंदर भी बहुत लोग कॉपर या लेड या निकल मिक्स करते हैं, तो जिसमें कि हमारे को एलर्जीज हो जाती हैं, कई बार स्किन रैशेज हो जाते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि जो आपकी ज्वेलरी आप ले रहे हैं उसकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, प्योरिटी क्या है। ओके, तो 0 to 92.5 तक आपकी प्योरिटी लेवल हो सकती है। ओके, तो इसको जज करने का सर कोई भी बैरोमीटर नहीं है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट सिंपली हॉलमार्क। देखिए, हॉलमार्क जो भी ज्वेलर लगा रहा है या हम भी लगा रहे हैं, वो एक सेल्फ क्रिएटेड हॉलमार्क है। उसकी अगेन उसकी कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, उसकी कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है कि आपने कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया तो आपने उसके हॉलमार्क में कोई काउंट मीटर चल रहा है या कुछ चल रहा है, वैसा कुछ भी नहीं है सिल्वर में। पर गोल्ड में है। गोल्ड में है। गोल्ड में भी आप जो हॉलमार्किंग कर रहे हैं या जो मार्किंग कर रहे हैं वो आप खुद कर रहे हैं, बट एटलीस्ट उसका एक टेस्ट मीटर है। उसमें आपने एक पेन लगाया तो आपको पता लगा कि वो कितने प्रतिशत गोल्ड है। गॉट इट। चांदी में नहीं है, और चांदी के ब्रिक्स बड़े बड़े हैं। 30 kg का ब्रिक है जिसमें जो ओरिजिनल साइज है, फिर काट के लोग लेते हैं। तो वो, और आप अगर आज देखें तो फॉर द फर्स्ट टाइम हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर एक गृहिणी के लिए ये एसेट क्लास, प्रेफर्ड एसेट क्लास हो गया। पहले क्या होता था जी, 3-4 हज़ार रुपये का रेट होता था, 30 किलो की ब्रिक होती थी। तो एक लेडी सोचती थी मैं लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लेके इसको किधर लेके जाऊंगी। तो वो कभी भी प्रेफर्ड नहीं था। येलो वाज ऑलवेज द प्रेफर्ड क्लास। जी। नाउ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो यूथ है वो ETF में इन्वेस्ट करता है, ऑनलाइन इन्वेस्ट करता है, बट आज हर लेडी के घर में आपको एक चांदी की ब्रिक अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट वैल्यू हर के घर में मिलेगी।
जी। तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि चांदी की जो फिजिकल शॉर्टेज है, ये जो एक गृहिणी के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आ गया, वो वन वे ट्रैफिक है, वो वापस तो वो नहीं रोज आता। सर्कुलेशन से उतना कम हो जाता है, जिसके लिए कि भारत सरकार ने अभी फर्स्ट टाइम सिल्वर पे फॉर अ हाउस लेडी अप टिल 10 लाख रुपीज़ का लोन आप ले सकते हैं ऑन योर सिल्वर बुलियन, कि सरकार चाहती है कि वो वापस Market में सर्कुलेशन में आए, अदरवाइज वो वन वे होल्ड होते चले जाएगा और कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा। कैपिटल ब्लॉक होगा, क्योंकि सिल्वर की डेफिसिट तो है, ग्लोबली डेफिसिट है, और 70% ऑफ ग्लोबल सिल्वर इज़ इन साउथ अमेरिका, जिसको कि ट्रीट, क्योंकि सिल्वर अगर आप रॉ फॉर्म में देखेंगे तो बहुत गंदा दिखता है, क्योंकि वो बाय प्रोडक्ट है बाकी मेटल्स की माइनिंग से, और उसको 80% जो ट्रीट करता है वो चाइना करता है। यस। तो थोड़ी सरकार की पॉलिसीज़ भी हैं जो अभी लेटली सरकार ने इसको रेगुलेट करने के लिए भारत सरकार अब स्टेप्स ले रही है कि चांदी को एज अ बुलियन एज वेल एज ज्वेलरी रेगुलेट करें। सो कमिंग दिस मार्च और इस अप्रैल में भारत सरकार ने चांदी की ज्वेलरी को रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया, कि आप अगर उसको इंपोर्ट करना चाहते हैं, अब आप उसको सिर्फ अंडर DGFT लाइसेंस इंपोर्ट कर सकते हैं। जो FTAs थे जिन कंट्रीज़ के साथ हमारे, जैसे थाईलैंड के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट था, वो कहीं ना कहीं मिसयूज़ भी हो रहा था कि चांदी की ज्वेलरी इंपोर्ट हो रही थी विदाउट ड्यूटी। सो देयर वाज अ बिग इन्फ्लक्स फ्रॉम आउटसाइड, जो कि चांदी के मार्केट को डिस्टर्ब कर रही थी। तो उसमें भारत सरकार की जो पॉलिसीज़ आई हैं, अब ऐसा लगता है कि ये चांदी एज अ बिजनेस, एज अ मेटल, एज अ कैटेगरी रेगुलेट होने की तरफ जा रहा है। जी। तो अच्छा, अब हम आते हैं एक कंज्यूमर के एंगल से आते हैं। चलो, सबसे पहली चीज जो हम खरीदते हैं, जी, लेट्स से हमारे को सिल्वर का बुलियन खरीदना है। जी। तो अब मैं जा रहा हूं एक दुकान में, मुझे क्या क्या देखना चाहिए कि मेरे साथ धोखा ना हो जाए? देखिए साहब, जो चांदी का बुलियन है, MMTC एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत सरकार की है, जिसमें प्योरिटी अश्योर्ड है। ओके। बट उसमें एक समस्या का कारण ये है कि वो जनरली बाजार के प्राइस से थोड़े प्रीमियम पे बिकती है। वनी से थोड़ा मतलब क्या रेंज का प्रीमियम? सर 5 से 7 हज़ार रुपये किलो का प्रीमियम रहता है MMTC के प्रोडक्ट, विच इज 2 to 3%। 2 to 3%। ठीक है। बेचते समय वो प्रीमियम नहीं मिलता। तो MMTC एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है सरकार की कि जिसकी प्योरिटी लेवल अश्योर्ड है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम एक लोकल ज्वेलर के पास जाते हैं या अपने सो टू से ट्रस्टेड ज्वेलर पे जाते हैं, ब्रांड पे जाते हैं, तो हमारे को प्योरिटी चेक करना बहुत ज़रूरी है। ओके। अब वो प्योरिटी की चेक करने की व्यवस्था उनके पास है या किसी थर्ड पार्टी से होगी, तो उसके क्रेडेंशियल्स बहुत ज़रूरी है सर। अदरवाइज बुलियन खरीदना आज के दिन में रिस्की है, बिकॉज जितना सिल्वर ट्रेड हो रहा है उतना सिल्वर फिजिकल मार्केट में है नहीं। पेपर ट्रेड ज़्यादा हो रहा है सर। वो एक अलग डिस्कशन है, जिसमें कि जो आज सिल्वर फिजिकल है, आज सिल्वर को 2 मार्केट चला रहे हैं। एक फिजिकल मार्केट है सर, और एक पेपर ट्रेड है। अगर हम पेपर ट्रेड देखें ग्लोबली, जितने कॉन्ट्रैक्ट्स रोज ट्रेड हो रहे हैं उतनी फिजिकल है नहीं। और वही एक समस्या का कारण भी है कि जब उसकी डिलीवरी आती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ फॉरवर्ड होते जा रहे हैं। जिस दिन डिलीवरी लेनी होगी, ये सिल्वर 10 लाख रुपए किलो भी पहुंच जाएगा। गॉट इट। क्योंकि उतना सिल्वर है ही नहीं। गॉट इट। कि सिल्वर की आज जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, फिजिकल सिल्वर जो ग्लोबली अकाउंटेड फॉर है, उसकी लगभग 2 से $2.5 ट्रिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बट अगर हम ट्रेडिंग देखें तो वो बहुत ज़्यादा है। सो वो भी एक रीज़न था जो एक सिल्वर बहुत जल्दी 80-90 हज़ार से लास्ट ईयर सीधा 4 लाख लास्ट जनवरी में पहुंचा। तो कई कारण थे जी। एक कारण से सिल्वर स्पेक्यूलेटिव और दोनों हो गया। एक पेपर ट्रेड हो गया, एक फिजिकल ट्रेड हो गया। बट जैसे आपने पूछा, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, की जो ग्राहक के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जब हम बुलियन खरीदने जाएं तो उसके प्योरिटी के ऊपर हमारा खास ध्यान होना चाहिए। ओके। दैट इज द स्टार्टिंग तो प्योरिटी अभी आपने तो कह दिया MMTC तो ओके है जी। बट अगर मैं कोई मेरे पुराने ज्वेलर के पास जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, तो अब लेट्स से अगर उसके पास नहीं है कोई कैरेटोमीटर या क्या, तो मैं सर उसको देसी भाषा में बोलते हैं टंच। ओके। प्योरिटी को अगर हम देसी सिल्वर के या गोल्ड के भाषा में बोलें तो उसको टंच बोलते हैं, कि इसको टंच करा लेते हैं। तो वो टंच करने वाले बहुत लोग होते हैं जी। ओके। तो जैसे जो जूलर्स होते हैं उनके भी सर्किट में होते हैं, और अदरवाइज भी थर्ड पार्टीज होती हैं। तो उसको टंच करे बिना या उसकी प्रॉपर जांच करे बिना जी नहीं खरीदना चाहिए। गॉट इट। आज चाहे वो 1 किलो खरीदें, 500 ग्राम खरीदें या 30 किलो खरीदें, आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका प्योरिटी
चेक होना चाहिए जी। अच्छा, जैसे गोल्ड में हमें पता है कि 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम ऐसे आते हैं, तो सिल्वर कहाँ से स्टार्ट होता है? सिल्वर देखिए, जो कॉइन आता है वो तो 10 ग्राम से भी शुरू होता 10 है। ग्राम से शुरू हो जाता है। सो आपके पास 10 ग्राम से 30 किलो की विंडो है। और कॉइन्स के अंदर भी जी ये आज के दिन में बहुत ज़्यादा हो रहा है। इनफैक्ट कॉइन्स में ज़्यादा हो रहा है स्कैम जो है। और जो ये प्योरिटी आप मॉडर्न मार्केट प्लेसेस पे जो आज कॉइन्स बिक रहे हैं वो इतने ह्यूज वॉल्यूम में बिक रहे हैं, वो उसकी कोई प्योरिटी की सैंक्टिटी नहीं है जी। नो श्योरिटी फॉर प्योरिटी। नो श्योरिटी फॉर प्योरिटी, बिल्कुल। एक एग्जांपल जैसे जो भी मार्केट प्लेसेस पे हो रहा है, अगर आपने कोई देखा हो तो। सर बहुत सारे लोग हैं आज, अगर हम एक मॉडर्न मार्केट प्लेस लाइक अमेजोन पे भी जाते हैं और हम सिल्वर कॉइन डालते हैं तो वहाँ पर आपको कम से कम नहीं तो 40 से 50, 60, 70 सेलर मिलेंगे जो कि 10 ग्राम का एक कॉइन अलग अलग प्राइस पॉइंट में बेच रहे हैं। आज ब्लिंकिट जैसे मॉडर्न प्लेटफॉर्म पे भी सिल्वर कॉइन आपको 10 मिनट में डिलीवर करता है। और बड़े बड़े ओकेजन, अभी अक्षय तृतीया गया तो जो नंबर्स बिक रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं ग्राहक के इमोशन के साथ खेल रहे हैं। एक आदमी जो मान लीजिए मेरे घर में ड्राइवर है, वो अक्षय तृतीया में अपनी बेटी के लिए सिल्वर का कॉइन ले रहा है, उस आदमी के पास जो 2,500 रुपये का प्रोडक्ट खरीद रहा है, कोई माध्यम नहीं है कि वो 2,500 रुपये के प्रोडक्ट को चेक करा ले। वो ये मानता है कि मैंने एक आज अमेजॉन भी एक दुकान है ना जी, तो उधर दुकान, मैं इस बड़ी दुकान से खरीद रहा हूँ तो मैं सेफ रहूँगा, तो मैं सेफ रहूँगा। जबकि कि ये लोग प्रोडक्ट इन ड्रॉप शिप है जी, तो इनके पास तो प्रोडक्ट है नहीं ना, ये टेस्ट कर रहे। इनके पास तो क्या है कि प्रोडक्ट गलत बिक रहा है तो रिव्यू गलत आ जाएगा, तो ग्राहक नहीं खरीदेगा। बट वो ड्राइवर जो 2,500 रुपये का एक प्रोडक्ट खरीद रहा है, वो उसको कहाँ से चेक कराएगा जी? उसके जहन में भी कभी नहीं आएगा। और वो तो बच्ची के लिए ले रहा है, जिंदगी भर के लिए ले रहा है, उसने तो गुल्लक में डाल दिया जी। तो अगर उसको टेस्ट भी करना है तो उसके लिए वो 2,500 में तो 200-300 रुपये का खर्चा लग जाएगा जी। और उसको कहीं ना कहीं उस कॉइन को गलाना भी पड़ेगा या कुछ पोर्शन टूटेगा भी। तो आई फील कि एक रेगुलेटरी बॉडी बहुत ज़रूरी है जी, जो इस ट्रेड को रेगुलेट करे, क्योंकि अब चांदी की ज्वेलरी, एज यू सेड, सिल्वर इज़ द न्यू गोल्ड, ये बहुत बड़ा रूप लेने जा रही है जी। जो मुझे लगता है आज से 10 साल बाद जैसे सोने और हीरे के शोरूम है पूरे भारत में, वैसे ही चांदी के शोरूम आपको मिलेंगे। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में बच्चों को चांदी की ज्वेलरी ही शादी में दी जाएगी। श्योर, क्योंकि गोल्ड उस प्राइस पे हो जाएगा। गोल्ड उस प्राइस पे हो जाएगा। या आज नहीं चाहता जी, यूथ नहीं चाहता कि मैं ज्वेलरी लॉकर में रखूं, उसको हर फ्राइडे नई ज्वेलरी चाहिए, वेरेबल्स चाहिए जी। पहले तो अब इसलिए वो ट्रेंड चेंज हो गया। और ट्रेंड चेंज हो रहा है, अगर कंज्यूम ज़्यादा हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं हमारी या भारत सरकार की या और पूरे इस सिल्वर ज्वेलरी ट्रेड की ऑर्गेनाइजेशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इसको रेगुलेट करें फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। डॉक्टर समीर, इसका कहने का अर्थ है कि अगर मैं बुलियन लेना चाहता हूं तो मैं ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस को कंप्लीटली अवॉइड कर सकता हूं, मतलब शुड आई टोटली अवॉइड देम? अगर कोई नामी ब्रांड नहीं है जी, नामी ब्रांड उसका सिल्वर का, बुलियन का भी, आज मान लीजिए अगर सपोजिंग टाटा बुलियन बेच रहा है तो हम आंख बंद करके ले सकते हैं, या एमएमटीसी बेच रही है, सरकार बेच रहा है, कहीं ना कहीं अगर कोई इस्टेब्लिश्ड नाम हो, जहां ट्रस्ट हो, ऑथेंटिसिटी हो, बिकॉज अदरवाइज सर आपके पास जो प्रोडक्ट आ रहा है उस पर एक सिर्फ स्टैम्प है और उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है जी। तो चाहे वो, मैं ऑनलाइन के खिलाफ नहीं हूँ जी, चाहे आप फिजिकल में भी जा रहे हैं या ऑनलाइन भी जा रहे हैं, रेगुलेटरी होनी चाहिए जी कि जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो एज अ सेलर, आपकी जिम्मेवारी होती है बिफोर एनीथिंग एल्स कि उसको आप टेस्ट करें या प्योरिटी को जो आप ग्राहक को कंफर्म कर रहे हैं वो हो। नहीं तो आप सिंपली ये बोल देंगे जी हम तो सिर्फ बेच रहे हैं, प्रोडक्ट उनका है। समझ गए। तो अच्छा डॉक्टर समीर, अब आते हैं ज्वेलरी पे। तो अब हमने बुलियन समझ लिया, तो बुलियन में एमएमटीसी एक ऑप्शन हो गया जी, जो प्रीमियम पे चलता है। नहीं तो अगर आप किसी से खरीदते तो टेस्टिंग कर लीजिए, नहीं तो आजकल सिल्वर में आपको डायरेक्टली इस तरीके से नहीं लेना चाहिए। बुलियन की प्योरिटी क्या होती है, बस इतना पता चल जाए? 99.9 भी होती है जी, और आजकल बिकॉज ऑफ द प्राइस राइज उसमें भी कई प्योरिटी आ गई जी। ओके जी। तो इट गोज राइट अप टिल 999 एंड इट गोज, मतलब अगेन नाउ ये लोगों की करनी है कि ये 70 टंच का है, ये 80 टंच का है, ये 90 टंच का है, जस्ट टू प्ले ऑन दी प्राइसिंग। तो अब आते हैं ज्वेलरी पे। तो ज्वेलरी में क्या क्या विकल्प अवेलेबल है आज के दिन सिल्वर में? देखिए, सिल्वर ज्वेलरी हमारे सिस्टम में बहुत डीप रूटेड रही है। ये एज आई सेड कि जैसे
हमारे कल्चरल रीजन, रिलीजियस रीजन्स, एस्ट्रोलॉजिकल रीजन से जुड़ी हुई है, इंस्पायर्ड बाय टेम्पल्स, आर्किटेक्चर, क्वींस एंड प्रिंसेसेस हु हैव रूल्ड अस जी। फॉर मैनी मैनी ईयर्स। तो एक ट्रेडिशन आर्ट फॉर्म रहा है सिल्वर ज्वेलरी का। अगर आप भारत में देखें तो हर सिटी के अंदर एक आर्ट फॉर्म है। सिल्वर का जो टेक्निकल नाम है सर वो सिल्वर ऑक्साइड है। ओके। तो जिसका काम है काला पड़ना। एक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये काली पड़ेगी और पड़ेगी तो कब पड़ेगी, या एंटी टार्निश है या टार्निश। तो सर सिल्वर का काम तो काला पड़ना ही है। हम जब भी सिल्वर की बात करते हैं तो हमारे जहन में पहले आता था ये जंक ज्वेलरी है, ये ट्रेडिशनल सिल्वर ज्वेलरी है। वो ज्वेलरी आज भी बहुत बड़ी एक अनरेगुलेटेड मार्केट है सर। जो ट्रेडिशनल सिल्वर ज्वेलरी है वो आज भी कारीगर लेवल पे है। आज लोगों ने उसको रेगुलेट करने की कोशिश करी है, अच्छे लोग काम भी कर रहे हैं, बट उसको आज भी एक कमोडिटी प्ले है। वो खरीदी भी बाय ग्राम प्लस लेबर जाती है जी, बेची भी वैसी ही जाती है। ओके। इसीलिए उसको आज वर्ल्ड स्टेज पे कोई लेके नहीं गया। सिल्वर ज्वेलरी के आज भी भारत में अगर हम ब्रांड देखें या एक रिटेल लेवल पे, रेगुलेटेड लेवल पे ब्रांड्स देखें तो ज़्यादा नहीं है, बहुत कुछ नाम आएंगे। तो सिल्वर ज्वेलरी, जो आपने मेरे से सवाल पूछा कि सिल्वर ज्वेलरी खरीदते समय वो क्या देखे, तो सिल्वर ज्वेलरी भी एक वेग वर्ड है सर। अगर मैं 5% भी उसमें चांदी डाल रहा हूँ तो मैं टेक्निकली मैं उसको चांदी की ज्वेलरी बोल सकता हूँ। ठीक है। और अगर वो स्टर्लिंग सिल्वर कोई देखता है तो स्टर्लिंग का मतलब ही 92.5 है जी। सो उस स्टेज पे भी आप उसकी क्या टेस्टिमनी है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पर सिल्वर में कैरेट नहीं है, जैसे गोल्ड में आपके पास 22 है, 14 है, 18 है। नहीं सर, वो कैरेट और सिल्वर का मेजर बहुत डिफरेंट है। ओके। सिल्वर के अंदर या तो सिल्वर ज्वेलरी बोलते हैं या स्टर्लिंग सिल्वर बोलते हैं। अब अच्छा। सिल्वर ज्वेलरी का जो विंडो है वो तो 0 to 92.5 0 से 92.5 तक वो तो कोई भी नहीं लिखता कि इसमें क्या प्योरिटी ऑफ सिल्वर है। संजय जी, ये बहुत बड़ा रीज़न है कि ये मार्केट ग्रो नहीं कर रहा, कि हम एज ब्रांड ओनर्स या जो लोग इस ट्रेड में हैं, हम अपने क्लाइंट को एजुकेट करना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम ये फील करते हैं कि हमारा यही मार्जिन है, यही हमारा मोट है कि हम इसके बेसिस पे ही पैसा कमाएं। बट ये कहीं ना कहीं गलत है जी। तो मैं ये कहता हूँ कि प्योरिटी जानना ज़रूरी है। आज भी सिल्वर ज्वेलरी सर एट लार्ज हमारे देश में अनरेगुलेटेड बिजनेस इन द सेंस अनऑर्गेनाइज कैटेगरी है जी। क्या इसको ऑर्गेनाइज कैटेगरी के अंदर बहुत अच्छी तरीके से लोगों ने रिप्रेजेंट नहीं किया। गिन के 2-4 ब्रांड होंगे सर इस स्पेस के अंदर, जो कि वो भी टिपिकल ट्रेडिशनल इंडियन ज्वेलरी में जी। समझ गया। आज हम कहते हैं हमारी ज्वेलरी जो है, वी एट मिस, जो हमारी ज्वेलरी काली नहीं पड़ती। अच्छा। हमारी ज्वेलरी काली क्यों नहीं पड़ती? सिल्वर का काम ही काला पड़ना। तो हमारी ज्वेलरी या तो रोडियम प्लेटेड है सर, ओके, या गोल्ड प्लेटेड है, या गोल्ड प्लेटेड। गोल्ड प्लेटेड है। अब सर ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ग्राहक को समझनी और पूछनी चाहिए। बहुत सारे टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है आजकल, आप सुनते होंगे ये वर्मिल है, ये सिल्वर प्लेटेड है, ये रोडियम प्लेटेड है या गोल्ड प्लेटेड है। आज सर क्या है, प्लेटिंग की भी ना जी बहुत परिभाषा है। अगर मैं आपको एक देसी भाषा में समझाऊं तो बेसिकली आप उस ज्वेलरी को कितनी बार डिप कर रहे हैं, ओके, उसके कितनी लेयरिंग कर रहे हैं। जितनी बार आप उसको सोने में डिप करेंगे उतनी बार वो उतना सोना खींच के लाएगा। और उस जितनी बार आप उसकी लेयरिंग करेंगे तो उतना उसका लॉन्ग लास्टिंग लस्टर रहेगा। सो प्लेटिंग भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है सर ज्वेलरी का, जिसके लिए कि हमारे क्लाइंट को एट लार्ज जिसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ आदमी बोलता है कि वर्मिल है, वर्मिल इज नथिंग बट अ हाई लेवल माइक्रोन गोल्ड प्लेटिंग। तो सर आपने रोडियम प्लेटेड, गोल्ड प्लेटेड और भी बहुत सारे टर्म्स यूज करे, तो एक एक करके एक एक चीज को एक्सप्लेन करते हैं सर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आजकल बहुत तरह की टर्मिनोलॉजी ब्रांड्स यूज कर रहे हैं बाजार में जी। सिल्वर प्लेटेड, रोडियम प्लेटेड, वर्मिल, गोल्ड प्लेटेड। अगेन इसका कोई ना तो एक्सप्लेनेशन है कि होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल वर्मिल क्या होता है? वर्मिल एक हाई माइक्रोन गोल्ड प्लेटेड होता है। ओके। अब वो ट्रेडिशनली और जो उसकी बुनियाद है वो सिल्वर पे ही चढ़ता है।
लोग आज उसको ब्रास पे भी चढ़ाते हैं, बोलते हैं वर्मिल है। सो ये सब तो ब्रास पे, क्योंकि मैंने भी एक ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट देखा जी, तो उन्होंने कहा कि ब्रास का मतलब ये वर्मिल कोटेड है, वो सीधा ब्रास पे चढ़ा रहे, तो इज इट पॉसिबल टू डू दैट? नहीं सर, नहीं चढ़ सकता ब्रास पे, उसको अल्टीमेटली सिल्वर के ऊपर ही करना पड़ेगा आपको। अगर आप ब्रास पे भी चढ़ा रहे हैं तो आप उसको टेक्निकली वर्मिल नहीं बोल सकते, ना वो होल्ड करेगा। क्या होता है, एक पॉलिश है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो वर्मिल या प्लेटिंग क्या है, आप उसको एक देसी भाषा में कितनी बार डिप कर रहे हैं, जितनी बार आप डिप करेंगे उतनी बार उतना वो उठा लेगा सोना या रोडियम, तो वो कॉस्ट महंगी होती जाती है, उसकी लॉन्ग लास्टिंगनेस बढ़ जाती है। गॉट इट। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये ग्राहक को समझनी पड़ेंगी, और इसका एक रीज़न ये है कि भारत सरकार ने, जैसे सिल्वर ज्वेलरी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसका HSN कोड 7113 करा। 7113, ओके। तो आज हम जब खरीद रहे हैं तो हम पहले तो हमारे को ये देखना चाहिए कि जो स्टोर हमारे को बेच रहा है सिल्वर ज्वेलरी करके बेच के, क्या वो ये HSN यूज़ कर रहा है। अच्छा, तो एटलीस्ट एक वैलिडिटी वो है कि अगर हम उसको बाहर से भी कहीं से चेक कराते हैं तो हम ये क्लेम कर सकते हैं कि ये इस दुकानदार ने हमारे को सिल्वर करके बेचा, विच इज HSN 7113। तो वो एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिल्वर प्लेटेड बहुत सारी कॉनोटेशंस यूज़ हो रही हैं सिल्वर ज्वेलरी के लिए बेचने के लिए, कि ये तो जी सिल्वर और मेटल मिक्स है, कुछ क्लैरिटी नहीं है। और ग्राहक को समझना ज़रूरी है कि एक तरफ तो उसने मेटल की प्योरिटी को समझना है, उसको HSN समझना है, फिर प्लेटिंग समझनी है। क्योंकि आज अगर हम सर रोडियम की बात करें तो रोडियम की आज ये बिस्लरी जितनी बोतल है ये 5 लाख रुपए की है, ये 5 लाख रुपए की रोडियम की बोतल आती है। सो अगर मैं रोडियम प्लेटिंग, ये इतनी सी? जी, रोडियम इज मोर एक्सपेंसिव देन गोल्ड। ओके। सो अगर हम रोडियम प्लेटेड बोलते हैं तो रोडियम प्लेटेड को समझना चाहिए ग्राहक को क्या होता है। कई लोग, मैं किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता, बहुत लोग बोलते हैं ये रोडियम प्लेटेड है। वो चांदी को जब आप बफ करेंगे, जब घिस देंगे तो वो थोड़े दिन के लिए वो शाइन हो जाएगी, तो उसको भी लोग रोडियम प्लेटेड करके बेच देते हैं। सो ग्राहक को ये समझना पड़ेगा कि वो रोडियम प्लेटेड है क्या। इसीलिए हमारी ज्वेलरी काली नहीं पड़ती, सिल्वर का काम ही काला पड़ना है, बट जब उस पर रोडियम की लेयर आ गई और एक अच्छे माइक्रोन की या अच्छी लेवल की लेयर आ गई तो वो ज्वेलरी काली नहीं पड़ती। तो यही एक ग्राहक के हमारा कहना यह है कि ग्राहक को वो समझना चाहिए कि जी। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि सिल्वर काला ना पड़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए रोडियम प्लेटिंग या ये जो आपने एक और टर्म यूज किया था एंटी टार्निश, जी, ये होना बहुत जरूरी है ज्वेलरी का। सर अगर आप उस ज्वेलरी को एंटी टार्निश क्लेम कर रहे हैं तो आज जैसे ट्रेडिशनल सिल्वर ज्वेलरी है तो वो काली पड़ती है, विच द कस्टमर इज ओके विद, बिकॉज उसका लुक ही वही है। बट अगर आप आज वेस्टर्न ज्वेलरी, लग्जरी सिल्वर ज्वेलरी बेच रहे हैं, प्रीमियम प्राइस पॉइंट में बेच रहे हैं और क्लेम कर रहे हैं कि ये स्टर्लिंग है, ये वर्मिल है, ये 7113 HSN में हम बेच रहे हैं, तो उसको ये पैरामीटर जरूर मेजर करना चाहिए, अदरवाइज कस्टमर को नहीं खरीदना चाहिए। अगर दुकानदार चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, अगर उसको गोलमोल जवाब दे रहा है और जस्टिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि 90% क्या हो रहा है सर, जो ब्रांड सर्टिफिकेशन दे रहे हैं ऑथेंटिसिटी का, जिसमें वो सेल्फ सर्टिफिकेशन है, उसकी अगेन सैंक्टिटी क्या है, उसमें वो कुछ भी नहीं लिख रहे, उसमें लिख रहे हैं कि ये सिल्वर है या ये कुछ भी नहीं लिख रहे, वो एक सिर्फ पार्ट ऑफ मार्केटिंग गिमिक है। उस सर्टिफिकेट को जस्टिफाई या वैलिडेट कौन करेगा? अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, जैसे आपने बोला कि 7113 का HSN कोड है, तो जनरली ज्वेलर्स कौन सा कोड लगाने की कोशिश करते हैं जब वो आपको चीट करना चाहते हैं? सर आर्टिफिशियल ज्वेलरी के बहुत सारे कोड्स हैं। अच्छा, हमारा को तो फोकस रखना चाहिए 7113 में हमारे को दे रहा है, ओके, तो वो सिल्वर का हो गया, बट उसके बाद फिर प्योरिटी। ओके, तो 7113 से हमें एक लेवल का श्योरिटी मिल जाएगी, एक लेवल की श्योरिटी मिल जाएगी। ठीक है। अब प्योरिटी चेक करने के लिए क्या कोई ऑप्शन नहीं है? सर कोई ऑप्शन ही नहीं है आज रिटेल लेवल के ऊपर, ना तो किसी के पास टंच मशीन है, ना आज उतनी क्रेडिबिलिटी या ऑथेंटिसिटी किसी ब्रांड ने कमाई है कि वो ब्लाइंडली उसको फॉलो किया जाए। बट आप एक सिल्वर प्रोडक्ट खरीद रहे हैं जिसका एक प्रीमियम प्राइस पॉइंट दे रहे हैं, तो वो जरूरी है खरीदना और जानना कि वो क्या प्योरिटी का सामान बेच रहा है। और स्टर्लिंग सिल्वर एक ट्रेंड बन गया है, एक फैशन बन गया है लिखने के लिए, वो एक, जैसे हम अपने SEO में बात करते हैं कि कीवर्ड बन गया है जी। तो हर एक आइटम नेम में वो स्टर्लिंग सिल्वर
फॉर द सेक ऑफ इट लिखा जाता है, बट स्टर्लिंग सिल्वर की प्योरिटी जानना और उसको पहचानना जरूरी है साहब। तो सर अब हम ना एक एक ज्वेलरी को पकड़ते हैं, लेट्स गो आइटम वाइज। जी। लेट्स से अगर मुझे सिल्वर की चेन लेनी हो जी। तो मुझे क्या देखना चाहिए, और जनरली सिल्वर की चेन में मेकिंग चार्जेस क्या होंगे? सर देखिए क्या है, हम वी एज अ ब्रांड हम मेकिंग चार्जेस के बेस पे अपनी ज्वेलरी नहीं बेचते। ओके, सिल्वर की चेन में आपको अगेन सबसे पहले प्योरिटी देखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद देखना पड़ेगा कि उसके अंदर कोई वैल्यू एडिशन है, क्या वो सिंपली चेन है। वैल्यू एडिशन कुड बी स्टोन, कुड बी जेम स्टोन, कुड बी प्रेशर स्टोन, और चाहे लैब ग्रोन हो, बट उसका वैल्यू एडिशन की ऑथेंटिसिटी देखनी पड़ेगी। जो चेन है वो अगेन हमारे ट्रेडिशन से रिलेटेड है, तो वो आज भी कमोडिटी के बेस पे बिक रही है। ओके, कि जैसे आपने कहा कि सिल्वर प्लस मेकिंग चार्जेस, ओके, वो एक कमोडिटाइज हो गया प्रोडक्ट। सिल्वर चेन के अंदर कोई ब्रांड प्ले नहीं है। सिल्वर चेन की एक बहुत बड़ी मार्केट है। जैसे सिल्वर चेन हुआ और सिल्वर पायल हुई, इन दोनों की अगर हम प्रोडक्ट कैटेगरी देखें तो बहुत बड़ी मार्केट है जी। बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी, बट वो है ट्रेडिशनल। मॉडर्न सिल्वर ज्वेलरी के अंदर जो चेन की मार्केट है वो एक डिफरेंट मार्केट है। वो अगेन फिर उसके अंदर प्लेटिंग आ जाती है, प्योरिटी आ जाती है, क्राफ्टमैनशिप आ जाती है। सो वो जैसे आज इटालियन चेन्स पूरी वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा फेमस है जी, तो वो पर ग्राम के हिसाब से नहीं बिकती, प्रोडक्ट के प्राइस से ही बिकती है। समझ गया। जो हमारे भारत की चेन है वो सारी ग्राम के हिसाब से बेचती है। तो उसके अंदर प्योर सिल्वर प्लस लेबर उसका मेन एम्फोसिस रहता है। देखिए जैसे गोल्ड है जी। तो गोल्ड में हम कहते हैं कि जो भी गोल्ड का प्राइस होगा उसका 3%, 5%, 10% मेकिंग चार्ज होगा। जी तो एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं, 10 ग्राम का चेन है जी तो 10 ग्राम आज 1.5 लाख रुपए का है, जी 5% मेकिंग है जी। तो 1.5 लाख का 5% हो गया 7,500 रुपए। जी। एम आई राइट? जी पर सिल्वर का क्योंकि बेस प्राइस इतना कम है तो 10 ग्राम सिल्वर जो है वो कितने का हो गया? 2,500 रुपए का। 2,500 रुपये। अब 2,500 रुपए का 10% तो 250 रुपए होता है, पर 250 रुपए में तो मुझे नहीं लगता कि आप मेकिंग करके प्रॉफिटेबल होना, उसके बाद अपना स्टोर को चलाना, रेंटल देना, ये सब पॉसिबल होगा। तो सिल्वर का सर फ्लोर प्राइस जो कम है, हाँ। उसी के कारण वो मेकिंग चार्जेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बिकता। ओके। जनरली वो बिकता है सिल्वर प्लस लेबर। अच्छा, ठीक तो है। वो लेबर प्राइस जो एक इंडस्ट्री ने फिक्स कर दिया या जो एक अपना रिटेलर ने अपना फिक्स कर दिया, दैट टेक्स केयर ऑफ द मेकिंग चार्जेस। तो वो आइडियली कितना होना चाहिए? अगर मैं सिल्वर खरीदने जाऊं तो मुझे क्या रेंज में देना चाहिए? सर वो बहुत वेरीड है, मतलब वो 20 रुपये ग्राम से लेके 300 रुपये ग्राम तक भी है, डिपेंडिंग ऑन पायल। ओके। तो एक पायल 10 ग्राम की एक्स प्राइस से लेके वाई प्राइस तक हो सकती है। वो उसमें क्या वैल्यू एडिशन है, इंट्रिकेसीज कितनी है, इंट्रिकेसीज हैं, क्या काम हो रखा है। हमारे भारत के अंदर बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स हैं कि उसमें टेम्पल ज्वेलरी है, टेम्पल है, इनामल है, फिलीग्री है, स्टोन की वैल्यू एडिशन है। तो वो 20 रुपये ग्राम से लेके 300 रुपये ग्राम तक प्लस सिल्वर वो प्राइस पॉइंट में बेची जा रही है। गॉट इट जी। अच्छा सर, अगर मैं चाहूँ कि क्योंकि आप तो इतना जो है एक बिजनेस चलाते हैं अराउंड सिल्वर, तो अगर हम हमारी ऑडियंस के लिए एक सिल्वर बाइंग गाइड बना दें, जी जिसे हम एक लिंक दे देते हैं नीचे, जी। तो उससे जाके वो समझ सके कि सिल्वर खरीदते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ फोटोज के बिल्कुल। साथ, जी। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, पॉसिबल होगा? जी बिल्कुल पॉसिबल होगा, एंड आई विल बी हैप्पी टू डू इट। Perfect. इसमें हमारे जो आपकी ऑडियंस है उनको ये जागरूकता मिलेगी कि एटलीस्ट जो सिल्वर वो खरीद रहे हैं, चाहे वो बुलियन फॉर्म में खरीद रहे हैं या ज्वेलरी फॉर्म में खरीद रहे हैं, उनको चीट होने से क्या क्या चीज़ के लिए उनको बचना चाहिए। मैं वो लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उस डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फ्रॉड। सर अब अगली चीज़ आती है सिल्वर में, वो है सिल्वर के यूटेंसिल्स। जी हमारे घरों में चांदी की थाली में खाता है, चांदी के चम्मच लेके पैदा हुआ है। जी। तो अब अगर मुझे यूटेंसिल्स में देखना हो कि मेरे साथ चीटिंग ना हो तो मुझे किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सर बेसिस सबका सेम है ओके। कि जो यूटेंसिल्स के अंदर क्या है साहब, बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन नहीं है। तो वो बेसिकली प्योरिटी और लेबर पे ही बिकती है। ओके। सिल्वर की जो भी यूटेंसिल्स हैं उनके अंदर जो वैल्यू एडिशन है वो सिर्फ लेबर है, कि वो एक सिल्वर के बुलियन को गला के वो शेप दे रहे हैं, जी। वही वैल्यू एडिशन है, जिसका कि खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं है। तो वो प्योरिटी पे ही बिक रहा है। अगर आप सिल्वर का थाली लेंगे तो वो सिल्वर प्लस कुछ रुपए ऊपर ही आपको मिल रही है। तो प्रेडोमिनेंटली आप सिल्वर के ही पैसे दे रहे हैं। गॉट इट। तो वो अगेन वहाँ सारा गेम प्योरिटी का है। उसके अंदर ना तो कोई प्लेटिंग है, ना कोई वैल्यू एडिशन है। हाँ,
बहुत ज़्यादा ऑर्नेट उसके अंदर डिज़ाइनिंग है तो वो एक अलग इशू है, बट जो एट लार्ज सिल्वर की आर्टिकल्स बिकते हैं हमारे देश में, उसका व्यापार बहुत बड़ा है वैल्यू टर्म्स में, और बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट है वो। तो उसके अंदर प्योरिटी का जो मेन अगेन टंच का है वो 999 से लेके 92.5 और छोटे टंच कम टंच में भी बनती है वो आर्टिकल्स, तो उसकी प्योरिटी टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है सर। अच्छा, हमारे जो सिल्वर, मैंने जैसे मेरे घर पे भी जो है मैं देखता हूँ वो काली पड़ी जाती है जी। तो अभी आपकी जो टेक्निक है प्लेटिंग की उसके थ्रू वो भी काली नहीं पड़ती? नहीं सर, आर्टिकल्स के ऊपर आज तक किसी ने रोडियम प्लेटिंग करी नहीं है। आर्टिकल अगर आपका प्योरिटी है तो उसके अंदर 2-3 सॉल्यूशंस हैं जिससे आप उसको रब करते हैं। जैसे अगर मैं अपनी दादी की बात करूं तो वो कोलगेट से साफ कर लेते थे। अच्छा, तो कोलगेट से आप अगर सिल्वर क्लीनिंग क्लॉथ आता है जी, ओके। सिल्वर क्लीनिंग क्लॉथ, अगर आपके पास अच्छा सिल्वर क्लीनिंग क्लॉथ है और अगर आपकी जो आर्टिकल्स हैं वो अच्छे प्योरिटी में बने हुए हैं तो वो सिर्फ सिल्वर क्लीनिंग क्लॉथ से भी साफ हो जाएगा। और अगर वो सिल्वर क्लीनिंग क्लॉथ से साफ नहीं हो रहा, दैट मीन्स उसकी प्योरिटी के अंदर प्रॉब्लम है। तो आज अगर मेरे पास पुराना कुछ सिल्वर पड़ा तो देयर इज नो वे आई कैन चेक कि सिल्वर की प्योरिटी कितनी है? नहीं, बिल्कुल हो सकता है जी, उसका बाजार में टंच हो जाएगा जी, उसकी प्योरिटी चेक हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा उसकी क्या प्योरिटी है। तो जब मैं न्यू सिल्वर खरीद रहा हूँ, बुलियन खरीद रहा हूँ, तो मैं वहां जाके चेक करा सकता हूँ? जी बिल्कुल करा सकते हैं। बट अगर समझे अगर मैंने कोई हेजिटेंट है तो दैट मीन्स कि कुछ गड़बड़ है, चोर की दाढ़ी में तिनका है। अदरवाइज कोई भी ज्वेलर को हेजिटेंसी नहीं होनी चाहिए थर्ड पार्टी। उसमें क्या बोलता है ज्वेलर, ज़्यादा से ज़्यादा जो इसमें सिल्वर वेस्ट हो रहा है वो आपका है। समझ साहब क्या हो रहा है उसमें कि जो छोटी प्राइस पॉइंट की ज्वेलरी या आर्टिकल्स हैं उसमें आदमी को ये लगता है चलो ये तो कम वैल्यू का है, इसको क्या टेस्ट कराना है। बट वो छोटी वैल्यू ओवरऑल अगर हम मार्केट देखें, जो क्लाइंट ऑडियंस एट लार्ज है, वो कितना बड़ा नुकसान है। समझ गया। और उस कारण से वो कैटेगरी खराब होती है, वो ट्रस्ट नहीं डेवलप होता। सर एक चीज़ अब मैं पूछना चाहूँगा, जैसे मिसजो में आपके तो काफ़ी स्टोर्स हैं, टोटल कितने स्टोर्स हैं सर? सर अभी हमारे 12 ऑपरेटिव स्टोर्स हैं इंडिया में जी। 12 ऑपरेटिंग स्टोर्स हैं। तो आप जो ऑडियंस देखते हैं जो आपके पास आती है, तो आज कौन सा वो प्रोडक्ट है चांदी का जो वो सबसे ज़्यादा खरीदती हैं? हमारे पास मिसजो में जी जब सबसे ज़्यादा सेल है वो ईयरिंग्स की है। ओह इंटरेस्टिंग, Yes, हमने उसको डिस्कस ही नहीं किया। जी, ईयरिंग्स इज़ वन से हमारी जो ज्वेलरी है ना सर, मैं ऑफन अपने ऑफिस में भी ये बात करता हूँ कि हम ज्वेलरी बेचते हैं बट हम ज्वेलर नहीं है। मिसजो की जो शुरुआत हुई थी उसका प्रेमाइस ये था कि इफ़ यू कैन नॉट बी द फर्स्ट इन द कैटेगरी देन क्रिएट अ कैटेगरी इन विच यू आर द फर्स्ट। क्या बात है, बहुत बड़ा बिजनेस लेसन दे दिया आपने। जी, तो हमने उस प्रेमाइस के साथ ये चालू किया। और दूसरा रीज़न हमने इस कारण से मिसजो चालू किया कि आज भारत एक बिगेस्ट ज्वेलरी कंज्यूमिंग नेशन है जी, जिसका कि एक बहुत रिच और रिचेस्ट कहूँगा मैं, रिचेस्ट पार्ट है ग्लोबली। बट हमारे यहाँ से एक ऐसा ब्रांड नहीं है जो ग्लोबली गया। वो इसलिए नहीं है क्योंकि हम ग्रेट क्राफ्ट्समैन हैं बट हम अच्छे स्टोरी टेलर नहीं हैं। हमें एक प्रोडक्ट को बढ़िया तरीके से पैकेज करके कहानी सुना के बेचना नहीं आता। ट्रू। एंड दैट इज़ वाई हम उस प्राइस को गार्नर नहीं कर पाते। हम बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए ज्वेलरी तो बनाते हैं बट हम खुद बड़े नहीं हो पाते। तो मिसजो के अंदर संजय जी हमारा सबसे हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ईयरिंग है। उसका एकमात्र रीज़न ये है कि आदमी जो रिंग लेता है वो एक लंबे समय के लिए पहनता है, डेली यूज़ में भी पहनता है। ईयरिंग मेरे हिसाब से एक इमोशन है जो कि हम जब एक कहते हैं कि हम मिसजो को पर्सोनिफाई करते हैं कि मिसजो इन द मॉर्निंग, मिसजो इन द आफ्टरनून, मिसजो एट वर्क, मिसजो एट द जिम, मिसजो एट अ पार्टी। राइट। सो हो सकता है उसको थ्रू द डे भी 4 ईयरिंग्स चाहिए मेरी। समझ गया। सो ईयरिंग्स एक फास्टेस्ट सेलिंग कैटेगरी है जी हमारे पास एंड इट कॉन्ट्रीब्यूट्स हाईएस्ट। इसमें एक एडिशन और करता हूँ जी कि हम लोग मिसजो में कलेक्शंस बेचते हैं साहब। ओके। वी हैव कलेक्शंस जिसमें कि उसके पीछे एक इंस्पिरेशन है, उसके पीछे एक स्टोरी है, उसके पीछे एक आर्ट फॉर्म है जिसको कि हम एक कलेक्शन के द्वारा अपने कस्टमर्स को प्रेजेंट करते हैं। सो ओवरऑल इन ऑल आवर कलेक्शंस वी हैव सीन कि हमारे ईयरिंग्स इज द मैक्सिमम सेलर्स। ओके। उसके बाद जी रिंग्स। ओके जी, उसके बाद रिंग्स अगेन हमारे ब्रांड का सबसे बड़ा यूज केस गिफ्टिंग है। ओके जी। हम अपने क्लाइंट के साथ एक इमोशन के लेवल पे कनेक्ट करते हैं। आज मिसजो हर एक, जिसको हम अपने कंपनी में एक कैलेंडर बनाते हैं जी जिसको हम बोलते हैं सेलिब्रेशन कैलेंडर। सो हम ये कोशिश करते हैं दैट मिसजो इज पार्ट ऑफ एवरी सेलिब्रेशन ऑफ योर्स। जी जी। एंड दैट इज हाउ हमारा सबसे बड़ा यूज केस गिफ्टिंग है। और वो होने के कारण
अगर आप रीजंस टू सेलिब्रेट देखें तो चाहे वो एंगेजमेंट है, चाहे वो रक्षाबंधन है, चाहे वो एक प्रमोशन ही क्यों ना हो, या आज किसी का लास्ट डे एट वर्क हो, सो मिसजो वहाँ पर एक प्रेफर्ड ब्रांड है। और रिंग एक आदमी उसको गिफ्ट करता है जिसको कि वो अच्छी तरह जानता है और उस आदमी के इमोशन को अपने हाथ में पहन के लेके जाता है। ट्रू नहीं, बहुत सुंदर सर। आज आपने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स बताए कि ज्वेलर्स बाकी कर रहे हैं, तो आप उसको कैसे कैटर करते हो? बिकॉज सेम क्वेश्चंस कंज्यूमर के आपके पास आते होंगे, तो क्या आप कोई सर्टिफिकेशन देते हैं या कुछ करते हैं? जी बिल्कुल, हम सर्टिफिकेशन देते हैं। ऑफ कोर्स इट इज अ सेल्फ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट, because अभी तक कोई government का नहीं। रेगुलेटरी बॉडी है नहीं। बट उसके अंदर क्या है सर, सबसे पहले हमारे लिए सिल्वर एक वैल्यू प्रोपोजिशन है। मैं कोई भी ज्वेलरी हमारे मिसजो के अंदर हम सिल्वर ज्वेलरी नहीं बेचते जी, हम स्टर्लिंग सिल्वर ज्वेलरी बेचते हैं। अच्छा, 92.5। तो ये एक बहुत बड़ा क्लेम है जो हम अपने ऑडियंस को या अपने क्लाइंट्स को डे वन से, इट इज 100% स्टर्लिंग सिल्वर विच इज अप फॉर चेक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। गॉट इट। सो स्टर्लिंग सिल्वर हमारी टोटल ज्वेलरी है जी। हम सिल्वर ज्वेलरी को ना जी ग्राम से नहीं बेचते, एक आर्ट फॉर्म की तरह बेचते हैं। समझ गया। जिसमें कि हम वर्ल्ड के सारे आर्ट फॉर्म्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाके उसको कलेक्शन के रूप में बेचते हैं। चाहे वो हमारे भारत देश का आर्ट फॉर्म हो, चाहे वो चाइना का हो, टर्की का हो, थाईलैंड का हो। सो स्टर्लिंग सिल्वर ज्वेलरी बेचते हैं जी, उसको हॉलमार्क करके बेचते हैं, सर्टिफिकेशन के साथ बेचते हैं। एनीबडी हु वांट्स टू test the purity of the jewelry, we can test and get it done. And as we move forward within a period of 3 months, हमारे सारे स्टोर्स में सिल्वर टेस्टिंग मशीन रहेगी जी। अच्छा। सो उधर आप आके हमारी ज्वेलरी हो या कोई सी ज्वेलरी हो, Check एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट आप हमारी सारी ज्वेलरी को टेस्ट कर सकते हैं कि अगर जो हम क्लेम कर रहे हैं वो आपको वैसे ही मिलेगी। और गोल्ड में ये प्रोसेस तनिष्क ने स्टार्ट किया था कैरेटोमीटर के। सो दैट वाज अ गेम चेंजर फॉर तनिष्क, जहां पर आज एक इतना बड़ा ट्रस्ट फैक्टर उन्होंने डेवलप किया। एंड वी वुड लाइक टू डू द सेम इन द सिल्वर स्पेस, कि हम उसको अपने कस्टमर को नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ प्योरिटी ऑफ द मेटल, बिकॉज संजय जी हमारी जो ज्वेलरी हम बनाते हैं उसमें सिल्वर के अलावा और भी कंपोनेंट्स हैं। एट टाइम्स जो रोडियम प्लेटिंग जैसे मैंने आपको बताया, उसका कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट is more than silver at time. So agar if I am charging a premium from the client, I must tell them that what all has gone into the product. Got it. So right from the plating to the craftsmanship to the design to the metal, सब चीज़ को हम authenticate करते हैं and we take full responsibility of what we are selling. So, सर एक चीज़ मुझे पूछनी थी कि फॉर एग्जाम्पल आज जब आप मार्केट का लैंडस्केप देखते हैं जी, तो यू हैव गोल्ड जी, यू हैव सिल्वर, जी, यू हैव डायमंड जी, एंड यू हैव सीबीडी। जी, तो आज मोटा मोटी एंड देन यू हैव स्टोन्स। जी, ठीक है, तो स्टोन्स तो चलो बहुत एस्ट्रोलॉजिकली लोग देखते हैं या मतलब उस तरीके से देखते हैं, बट अगर ज्वेलरी कंपटीशन में देखें तो गोल्ड, सिल्वर, डायमंड एंड लैब ग्रोन डायमंड है। अब गोल्ड से आप लड़ नहीं सकते, नेचुरल डायमंड से लड़ नहीं सकते, तो डू यू थिंक देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन सिल्वर एंड सीबीडी? सो संजय जी यहाँ पर थोड़ा सा मैं ऐड करूँगा, सिल्वर मेटल हो गया, सीवीडी वैल्यू एडिशन हो गई। ओके। देखिए हिंदुस्तान के अंदर हमारे हिस्टोरिकली येलो विल ऑलवेज बी दी फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर इन्वेस्टमेंट। समझ। और उस माइंडसेट को हम नहीं चेंज कर सकते, ना हम चेंज करना चाहते। बट एट द सेम टाइम आज जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि आज एक गृहिणी के लिए भी प्रेफर्ड एसेट क्लास है सिल्वर। सो सिल्वर एक एसेट क्लास बना है। अब हम बात करते हैं जो आपने लैब ग्रोन डायमंड की बात करी, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है सर, और इसके बारे में मैं डिटेल में बात करना चाहूँगा जी। देखिए लैब ग्रोन डायमंड का जो आउटपुट है प्रोडक्ट का वो बहुत अच्छा है। एक नैरेटिव सबने सेट किया कि नेचुरल माइंड डायमंड बोलता है हीरा है सदा के लिए और वो बोलते हैं कि हीरा है सभी के लिए, विच इज़ ट्रू। बट उसके साथ साथ हमें ये समझना चाहिए कि लैब ग्रोन डायमंड कभी भी रेयर नहीं होगा, ऑब्वियसली। और अगर रेयर नहीं होगा तो उसकी वैल्यू ऊपर नहीं जाएगी। अगर उसकी वैल्यू ऊपर नहीं जाएगी तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो जहाँ पर लैब ग्रोन ब्रांड्स ने इंडिया में पिवट किया कि इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव टू डायमंड, मेरी सोच ये कहती है कि वो एक फैशन प्रोडक्ट है, इट इज़ नॉट एन ऑल्टरनेटिव टू डायमंड। हम आज जिस प्राइस पॉइंट में आ गए हैं, मोस्ट ऑफ द ब्रांडेड सेगमेंट प्लेयर्स आर सेलिंग CVD। CVD इज़ वन प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ लैब ग्रोन डायमंड, जो कि इंडिया में ज़्यादा प्रेवलेंट है। उसके आज प्राइस पॉइंट है 30,000 रुपये से लेके 60,000 रुपये कैरेट। और कंपेयर्ड विद नेचुरल डायमंड कितना होता है?
सर नेचुरल डायमंड से हम 2 लाख प्लस से स्टार्ट होता है से प्लस स्टार्ट होता है डिपेंडिंग ऑन शेप साइज। जी, कट तो क्लैरिटी। अगर और यही प्रोडक्ट जो लोकल ज्वेलर है वो आपको 12,000 से 15,000 रुपए कैरेट में प्रोडक्ट दे देगा। अच्छा, आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सीवीडी मार्केट में है या लैब ग्रोन मार्केट में है वो प्योरली कमोडिटाइज है साहब। देयर इज नो एंट्री लेवल बैरियर कि मी एज अ ब्रांड अगर मैं एक ईयरिंग का डिज़ाइन बेच रहा हूँ, वो डिज़ाइन लेके मैं अपने लोकल ज्वेलर के पास गया तो वो मेरे को वो प्रोडक्ट गोल्ड का गोल्ड ले लेगा, मेकिंग चार्जेस का मेकिंग चार्जेस ले लेगा और सीवीडी का प्राइस मेरे को ब्रांड से सस्ता दे देगा। वो भी IGI सर्टिफाई दे रहा है, वो भी IGI सर्टिफाई दे रहा है। तो लैब ग्रोन जो है वो सर टोटली कमोडिटाइज है। तो जो एक ब्रांड है या जो रिटेलर है उसके पास सिर्फ स्टोन में मार्जिन है, जिसके कारण अगर एब्सोल्यूट वैल्यू में देखें आप तो मार्जिन नहीं है। वही कारण है कि लैब ग्रोन स्पेस के अंदर आज ई-कॉमर्स डेवलप नहीं हुआ। सो इसमें संजय जी आपको जान के खुशी होगी कि मिसजो इज़ द फर्स्ट एंड द ओनली ब्रांड जो स्टर्लिंग सिल्वर के अंदर लैब ग्रोन की लाइन ला रहा है। अच्छा, विच विल बी सोल्ड एज अ फैशन प्रोडक्ट, समथिंग जो उसकी डिज़ाइन सेंसिबिलिटी है वो बहुत फैशनेबल है, वो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल है। अभी जो आप डिज़ाइन सेंसिबिलिटी मार्केट में देखेंगे लैब ग्रोन की वो बहुत ट्रेडिशनल है। अगर आप आंख बंद करके 10 ज्वेलर के पास जाएंगे आपको मोरलेस सारी डिज़ाइन सेंसिबिलिटी सेम दिखेगी। आप मेकआउट नहीं कर पाएंगे कि ये ब्रांड कौन सा है। एक अच्छा पार्ट इसमें ये हुआ है विद टाइटन कमिंग इनटू दिस बिजनेस, इट इज सो टू से लेजिटिमाइज दिस प्रोडक्ट कैटेगरी आई वुड से। जी जी, सो वो एक अच्छा पॉइंट है। लैब ग्रोन इज हियर टू स्टे। वो किस तरीके से बेचा जाए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम लोग जो लाइन ला रहे हैं मिसजो के अंदर लैब ग्रोन की, इट इज़ अ वेरी फैशनेबल वेरी यंग line of products crafted in sterling silver, which will be a fresh breath of air for the client. अच्छा, मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था और उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि सिल्वर ज्वेलरी को और लैब ग्रोन ज्वेलरी को आप एक एक्सेसरी की तरह देखिए, इन्वेस्टमेंट की तरह मत देखिए। बिल्कुल। आई थिंक दैट स्टेटमेंट राइट फॉर बोथ, या फिर सिर्फ सीवीडी के लिए ओके है? सर देखिए, मैंने जैसे बोला सिल्वर मेटल है और ये स्टोन है। सिल्वर को आप इन्वेस्टमेंट की तरह भी देख सकते हैं बिकॉज उसकी एक रिलिंक्विशमेंट वैल्यू एट द एंड ऑफ द डे है। सीवीडी को आप बिल्कुल एक्सेसरी की तरह देखें साहब, यूज एंड थ्रो। आज जो होलसेल लेवल की मैं बात करूं तो सीवीडी 5-7 हज़ार रुपए कैरेट पे रह गया है। अच्छा, और वो भी साउथ जा रहा है, इट इज गोइंग फर्दर साउथ। सो वो कहाँ स्टेबलाइज होगा? आज से 30 साल पहले ये सेम सिचुएशन अमेरिकन डायमंड में थी, जो कि 500 रुपए का एक स्टोन शुरू हुआ था। वही अमेरिकन डायमंड आज 5 रुपए में मिलता है। जो चीज़ एक मैनमेड प्रोसेस से बनाई भी जाए तो उसका रेयर तो कभी होने का चांस, रेयरिटी खत्म हो गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि उसको ऑल्टरनेटिव टू डायमंड ना देखा जाए, क्योंकि उसका आउटपुट प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। सीवीडी या जो लैब ग्रोन का प्रोडक्ट का आउटपुट है वो बहुत सुंदर है। सो बट उसको फैशन एक्सेसरी या फैशन ज्वेलरी की तरह देखा जाए, उसको एज एन इन्वेस्टमेंट ना देखा जाए। अभी सारे ही ब्रांड्स, लगभग 100% ब्रांड्स इसको गोल्ड में बना रहे हैं। अच्छा, सो वो एक उसकी परसेप्शन है कि वो प्रीमियम है। और अब जैसे कि हॉलमार्किंग 9K गोल्ड में भी होने लग गई है, सो बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो इसको 9K गोल्ड में भी बना रहे हैं। बट मेरी समझ ये कहती है कि इसका जो रियल पिवट है वो सिल्वर में आएगा, एंड व्हेन इट इज सोल्ड एज अ प्रोडक्ट एंड एज अ ब्रांड प्ले एंड नॉट एज अ कमोडिटी, जहाँ की गोल्ड का प्राइस, मेकिंग चार्जेस भी एक फार्स है सर। तो वो भी एक फार्स है। बट लैब ग्रोन का ये पिवट आने वाले टाइम में आप बहुत जल्दी देखेंगे। इंटरनेशनली ये ऑलरेडी शुरू हो चुका। हम लोग जब फेयर्स में वर्ल्ड ओवर देखते हैं तो ये पिवट आ चुका है ये, और इंडिया में बहुत जल्दी आएगा। व्हेन यू से पिवट यानी कंज्यूमर साइड से, ब्रांड साइड से? दोनों साइड से सर, क्योंकि कंज्यूमर मांगेगा तो ही तो ब्रांड जाएगा। सर कंज्यूमर आज ये इसलिए खरीद रहा है, उसको ये लगता है कि अगर मैं 2 लाख रुपए का कोई प्रोडक्ट ले रहा हूँ तो वो उसमें मेरे को चलो 1.5 लाख रुपए का या 1.25 लाख रुपए का गोल्ड है। तो मैं ये मानता हूं कि वो गोल्ड खरीद रहा है आज, लैब ग्रोन नहीं खरीद रहा है। और लैब ग्रोन की अगर जो फैक्ट्स कहते हैं, अगर मैं फैक्ट्स की बात करूं तो 90% ऑफ जो बिजनेस है वो एंगेजमेंट सीरीज और सॉलिटेयर्स में है। दैट मीन्स कि जो AOV है प्रोडक्ट की वो लाख रुपए से नीचे है, 90% बाजार की। जी, आज आप 10 लाख रुपए का हार लेके लैब ग्रोन का नहीं खरीदते हैं।
तो दैट मीन्स वहाँ वो कमोडिटी खरीद रहा है कि उसकी परसीव्ड वैल्यू है हाँ कि मेरा ये हीरा बड़ा हो गया, मैं साला 2 कैरेट का पहनता था, आज मैं 6 कैरेट का पहन रहा हूँ। तो ब्रांड प्ले नहीं है सर, समझ गया। कंप्लीटली कमोडिटाइज। और अगर कमोडिटाइज है तो उसमें कभी भी आप ई कॉमर्स या ब्रांडेड रिटेल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आज थोड़ा पेन पॉइंट है लैब ग्रोन मार्केट में। सर अब ना थोड़ा सा बिजनेस साइड पे शिफ्ट करना चाहूंगा। अभी तक हम कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे थे, अब हम बिजनेसेस के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। तो अब आप बिजनेस मेंटर की तरह मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा कि जो सिल्वर में आपकी इतनी एक्सपर्टीज रही है। तो सर मिस जो का शुरुआत कैसे हुई थी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा। व्हाट वाज द स्टोरी बिहाइंड मिस जो एंड व्हाई नेम मिस जो? सो संजय जी, ये बड़ा इमोशनल क्वेश्चन है मेरे लिए। मेरे पिताजी की कंपनी का नाम जेनसन्स आउटफिट्स था। अच्छा। तो मैं चाहता था कि हमारे ब्रांड नेम के अंदर उनका आशीर्वाद रहे जी। हमारे पिताजी ने एक और बहुत आइकॉनिक और लेगेसी ब्रांड बनाया था, बिग जोस। सो आई वांटेड द नेम, बिटवीन मी एंड माय ब्रदर वी वांटेड द नेम JO। उसके बाद वी वांटेड अ नेम जिसमें कि फेमिनिन हो, ग्लोबल हो, स्केलेबल हो, टंग फ्रेंडली हो। सो दैट इज वेयर वी गॉट द नेम मिस, एंड उसको ज्वाइन करके बना मिस जो। एंड आई फील कि हर मिसेज आज मिस बनना चाहती है। सो यू नो, हमसे लोग पूछते हैं कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है। तो हम बोलते हैं कि वी डोंट केटर टू अ पॉकेट साइज और एन एज ग्रुप, वी केटर टू अ माइंडसेट। जो अपने आप को यंग एट हार्ट माने, एंड दे हैव अटेंशन टू डिटेल एंड एन आई फॉर फाइन थिंग्स, वो हमारी क्लाइंट है। बहुत बढ़िया सर। अब जैसे मैंने कहा बिजनेस की हम बात करते हैं, तो अगर आज एक व्यक्ति जो हमें सुन रहा है वो बिजनेस करना चाहता है, वो इस स्पेस में एंटर करना चाहता है, सो शुड दैट पर्सन सिलेक्ट सिल्वर और सिलेक्ट CVD? सर दोनों, या इधर और नहीं है, साथ में भी किया जा सकता है? दोनों व्यापार किया जा सकता है जी। सिल्वर भी किया जा सकता है। हमने शुरुआत में बात करी सिल्वर इज द न्यू गोल्ड जी। सो सिल्वर ट्रेंड भी कर रहा है, फ्लेवर भी है, इन डिमांड भी है। इट डिपेंड्स कि वो क्या जर्नी लिव करना चाहते हैं, उनका क्या, उनकी विजन क्या है, उनके पास कैपिटल कितना है। आई थिंक आज के ज़माने में जो सोशल मीडिया है वो एक गेम चेंजर है जी। तो अगर कोई यंग एंटरप्रेन्योर है जिसको सिल्वर ज्वेलरी के अंदर अपनी जर्नी शुरू करनी है, आई थिंक सबसे बेस्ट मीडियम इज़ टू गो ऑनलाइन। जी। कि सबसे पहले अपनी एक कम्युनिटी क्रिएट करें, प्रोडक्ट को टेस्ट मार्केट करें और फिर उसको स्केल किया जाए। नहीं, बट माय क्वेश्चन स्टेज कि क्या सिल्वर में एंट्री ले या दोनों में साथ में एंट्री ली जा सकती है? देखिए CVD जो आज लैब ग्रोन जिसको हम बोलते हैं सर, वो एक बहुत क्राउडेड स्पेस हो गई है। अच्छा। और वो एक हाईली कमोडिटाइज है। तो उस क्राउडेड स्पेस में आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, वो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। तो बहुत बड़े काफ़ी ब्रांड्स वहाँ पे वैसे आ चुके हैं, बट लोग कह रहे हैं वहाँ पे टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज भी बहुत बड़ा है। देखिए टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज बहुत ह्यूज है, बट वो 95% अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। ओनली बिकॉज की कोई एंट्री बैरियर नहीं है। आज अगर हम ब्रांडेड लैब ग्रोन मार्केट की बात करें, सो विदाउट टेकिंग एनी नेम्स, जो लार्जेस्ट प्लेयर है आज उसके टोटल में 40 स्टोर है। और द कंपनी इज ब्लीडिंग। अच्छा। वो टाइम एंड अगेन दे आर रेजिंग फंड्स। मोस्ट ऑफ दी, अगर आप देखें संजय जी, जो लैब ग्रोन के ब्रांड्स हैं सारा हाई स्ट्रीट प्ले है। हाई स्ट्रीट में एंटर किया, एक लेवल तक स्केल किया और फंड रेज किया। हेवीली डाइल्यूटेड। आपको शायद ही कोई ब्रांड मिलेगा लैब ग्रोन स्पेस में जो बूटस्ट्रैप्ड है और उसने कहीं तक स्केल किया है जी। सो अगर हम 10 टॉप लैब ग्रोन प्लेयर्स की बात करें तो दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अ वेरी स्मॉल मार्केट। शायद अगर हम टोटल ब्रांडेड मार्केट की लैब ग्रोन की बात करें तो बहुत छोटा सा फिगर है वो। और जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट जैसे आपने कहा वो ह्यूज है। वो अनलॉक इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि ब्रांड प्ले नहीं है। तो अगर कोई अपना लैब ग्रोन के अंदर बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसको देखना पड़ेगा, अगर वो गोल्ड में शुरू करता है और अगर एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड उसको गोल्ड प्लस मेकिंग चार्जेस प्लस स्टोन पे बेच रहा है तो आप कैसे बेचेंगे? अगर आप उसी रट में बेचना चाहते हैं तो आपको फिर बहुत हैवी अमाउंट ऑफ ब्रांडिंग चाहिए क्योंकि ये एक नई कैटेगरी है। तो इसमें ट्रस्ट नया डेवलप हो रहा है। इट इज़ नॉट दैट यू आर, कोई भी नेचुरली माइंड डायमंड का प्लेयर होगा, अगर उसका कोई घर वाला भी ये बिजनेस कर रहा है
तो वो लेगेसी की बात नहीं कर सकता बिकॉज इट विल जेपरडाइज देयर प्रिंसिपल बिजनेस. सो लैब ग्रोन की तो टोटल मार्केट ही 10 साल पुरानी या 8 साल पुरानी है. तो ट्रस्ट डेवलप हो रहा है. सो उसमें भी मैं और प्राइस कंसिस्टेंटली फॉल हो रहा है. सर फॉल हो रहा है, अभी और होगा. अभी कोई बॉटम नहीं आया है, कोई बॉटम रीच नहीं हुआ है. बॉटम हो सकता है स्टोन लेवल पे बहुत जल्दी आ जाए, बट रिटेल लेवल पे फॉलोइंग एवरी डे. वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं सिर्फ क्योंकि कमोडिटी मार्जिन ही स्क्वीज, क्योंकि कमोडिटी प्ले, प्योर कमोडिटी प्ले. सर गोल्ड आप गोल्ड के रेट से बेच रहे हैं, चाहे आप 9 कैरेट बेच रहे हैं या 14 या 18. मेकिंग चार्जेस के अंदर आपका एक गिमिक है. कोई बोलता है जीरो मेकिंग चार्जेस, कोई बोलता है 50% ऑफ. वो एक गिमिक है, उसके अंदर 100 से कोई प्रॉफिट नहीं है जी. अगर एब्सोल्यूट प्राइस ऑफ एमआरपी देखें तो आपके सिर्फ स्टोन का मार्जिन है. तो वो एक हाईली कमोडिटाइज मार्केट है. उसको आप कितना गार्नर कर सकते हैं वो और कितनी देर के लिए कर सकते देर से कर सकते हैं. अभी टाइम विल टेल बिकॉज अभी तो क्या है वो फ्लेवर था. तो एवरीबडी वो फोमो के कारण बहुत पैसा आया इस सेक्टर में. तो वो द गोइंग इज गुड, बट आई वुड स्टिल से एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन की मार्केट बहुत बड़ा है, बट इसके अंदर बहुत बड़ी डिस्क्रिप्शन आएगी और बहुत जल्दी आएगी. गॉट इट. तो अभी भी जो इसकी सेल है मैं फिर कहूंगा कि वो सोने के कारण है, क्योंकि वो स्टोन 60,000 रुपए मतलब उसमें खुद की खड़े होने की क्षमता नहीं है साहब, क्योंकि कमोडिटी के लिए तरह बिक रहा है. अगर आप टाटा का भी बियॉन्ड भी देखें तो गोल्ड पे बायबैक है, स्टोन पे नहीं है. स्टोन पे बायबैक देने का मतलब ये है कि किस प्राइस पे दें. आज आप 50,000 रुपए कैरेट पे बेच रहे हैं, कल वो 30,000 रुपए कैरेट पे आप उसका बायबैक कैसे देंगे. हाँ, अगर आपने बोला 50 का मैं 40 दे दूंगा और वो हो ही 20 गया. सो वो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि वो टोटल कमोडिटाइज्ड है, वहाँ ब्रांड प्ले नहीं है. जब ब्रांड प्ले आएगा तब आप एक फिनिश्ड प्रोडक्ट का प्राइस इस्टेब्लिश करके कस्टमर से चार्ज करेंगे, उसके एवज में आप उसको सब कुछ देंगे. और ये सबसे बड़ा कारण है अगर आप देखेंगे इंडिया के अंदर कि एक भी ब्रांड नहीं है जिसकी ऑनलाइन एक सर्टन स्केल है लैब ग्रोन के अंदर, क्योंकि वो उस स्टोन के मार्जिन पे वो बिजनेस वायबल नहीं है. रिटेल ही ब्लीड कर रहा है तो ई कॉमर्स कैसे करेंगे. लेट्स से किसी को चांदी में बिजनेस करना है तो आज क्या क्या विकल्प है उसके पास, किस किस तरीके से वो चांदी बिजनेस चालू कर सकता है. सर चांदी बिजनेस वो 3 तरीके से कर सकता है. अगर हम कैटेगरी की बात करें वो एक इंडियन ट्रेडिशनल ज्वेलरी कर सकता है चांदी में, वो मॉडर्न वेस्टर्न कंटेम्प्रेरी ज्वेलरी कर सकता है, वो लैब ग्रोन विद सिल्वर कर सकता है. तीनों मार्केट की अच्छी अपॉर्चुनिटी है. ट्रेडिशनल सिल्वर ज्वेलरी से अगर हम शुरू करें तो वो हमारे पार्ट ऑफ कल्चर है, तो उसकी एक सोटू से मार्केट क्रिएटेड है. जिसपे क्या क्या आ जाता है, जिसके अंदर सर हमारे इंडियन आर्ट फॉर्म्स के अंदर अगर हम प्रोडक्ट कैटेगरी देखें तो हथ फूल भी है, तो माथा पट्टी भी है, ईयरिंग भी है, पायल भी है, चुटकी भी है, कमरबंद भी है. इतने सुंदर सुंदर प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं. एक उसमें संजय जी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ गई है कि सिल्वर ज्वेलरी बाय वर्च्यू ऑफ सिल्वर प्राइस राइज एक ऐसे जोन में चला गया कि उसको बेचने के लिए प्री रिक्विजिट्स बहुत सारे लगते हैं. और ग्राहक एक लेवल तक तो उसको कमोडिटी की तरह खरीद सकता है, बट एक प्राइस के बियॉन्ड उसको बहुत सारी चीज़ें साथ में चाहिए. तो कहने का तात्पर्य ये इंडियन ज्वेलरी एक क्रिएटेड मार्केट है जिसकी की ऑलरेडी डिमांड है. NRI एज अ सेगमेंट उसका एक बड़ा बायर है. सिल्वर विद लैब ग्रोन एक नई कैटेगरी है जिसको कि अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया गया है, बट बहुत लोग उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. और काफ़ी डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं जो मैं पढ़ता हूँ या देखता हूँ. आपने बीच में एक और कैटेगरी कही थी मॉडर्न जी, तो वो उस पे मैंने उसको लास्ट में इसलिए रखा. इंडियन जो इंडिया का स्किल सेट है विद ड्यू रिस्पेक्ट्स टू आवर आर्टिजन, हमारा जो गोल्ड का स्किल सेट है वो वर्ल्ड में बेस्ट है. ओके. जो व्हेन इट कम्स टू सिल्वर, जो हमारा इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल सेट है वो एक हाई एंड ज्वेलरी बनाने के लिए केपेबल नहीं है. और वो इस समय किस कंट्री के पास है आज? वो अगर हम बात करते हैं चाइना, थाईलैंड आई वुड रेट एट नंबर 1. हाँ, उसमें एक बहुत बड़ी कंपनी भी है पेंडोरा. पेंडोरा है जी, पेंडोरा के बारे में भी बात करते हैं. हाँ. बट अगर हम आर्टिजनल क्राफ्टमैनशिप की बात करें तो आई थिंक थाईलैंड को मैं नंबर 1 रेट करूँगा, नंबर 2 चाइना को रेट करूँगा. फिर बहुत कंट्रीज़ हैं लाइक टर्की, कोरिया, इटली के अंदर इनफैक्ट अगेन
आई वुड मेंशन हियर कि मिसजो ने सबसे पहला स्टेप लिया कि जो इटली की गोल्ड मेकिंग कंपनीज थी, जो बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए गोल्ड में ज्वेलरी बना रही थी, उनको हमने इनकरेज किया और हमने वो कलेक्शन सिल्वर में बनाई। और आज हम अपने स्टोर्स में वो इटालियन क्राफ्ट बेच रहे हैं, वाओ, जो आज बेस्ट ऑफ द ब्रांड्स गोल्ड में बेच रहे हैं, सेम क्राफ्टमैनशिप। गॉट। सो वो स्किल सेट सर इंडिया में नहीं है, जो कि हमारे लिए भी सबसे बड़ा एंट्री बैरियर है और हमारे प्रोडक्ट को यूनिक बनाता है कि जो हम क्राफ्टमैनशिप टेबल पे लेके आते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। वी आर अ डिज़ाइन लेड कंपनी, जो हम डिज़ाइंस फ्लश आउट करते हैं जिन जिन आर्ट फॉर्म्स के अंदर, वो एक बिजनेस है जो थोड़ा डिफ़िकल्ट है करना। तो अपॉर्चुनिटी तीनों के अंदर है। किसकी क्या विजन है, किसकी क्या रिस्क टेकिंग एपेटाइट है, कितने बड़े कैपिटल के साथ वो आ रहे हैं। बिकॉज रिटेल सर बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव है, एंड नॉट ओनली कैपिटल इंटेंसिव, आज लोकेशन मिलना एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आप हाई स्ट्रीट के ऊपर तो 1, 2, 4, 10 दुकान खोल लेंगे, हाई स्ट्रीट के अंदर आज वॉक इन नहीं है। और हाई स्ट्रीट के अंदर उन ब्रांड्स में कन्वर्जन है जहाँ ब्रांडिंग, ब्रांड प्ले है, नए ब्रांड की कन्वर्जन हाई स्ट्रीट पे नहीं है। सो अगर हम दूसरे 2 प्लेटफॉर्म्स की बात करें, जो कि एक ट्रैवल रिटेल है जिसमें कि आज एयरपोर्ट्स, होटल प्रॉपर्टीज़ या क्रूज लाइनर्स की बात करें, तो वहाँ पर आज भी स्पेस मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एंड मॉल्स के अंदर जो प्रीमियर मॉल्स हैं सर, आज अगर हम प्रीमियर बिजनेस की बात करें तो इंडिया में 60-70 ऐसे मॉल्स हैं जो प्रीमियर रिटेल या ऑर्गेनाइज रिटेल को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। तो वहाँ पर आज लोकेशन इज़ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर एनी ब्रांड टू ग्रो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि डिजिटल फर्स्ट बने, अपनी कम्युनिटी बनाएं, अपना प्रोडक्ट को टेस्ट करें, एक स्केल पे आएं, एंड देन दे शुड गो फॉर रिटेल। रिटेल ज़रूरी है बिकॉज ट्रस्ट, टच एंड फील और एक एक्सपीरियंस के लिए रिटेल ज़रूरी है। बट आई थिंक द यूथ शुड गो फॉर डिजिटल फर्स्ट। कैरेट लेन ने भी इतने साल ऑनलाइन करने के बाद उनको भी स्टोर्स वाले मॉडल पे आना ही पड़ा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ज्वेलरी टच एंड फील के बिना बिकनी काफ़ी मुश्किल होती है। नहीं बिकती सर, ट्रस्ट भी नहीं आता है जी। एक थ्रेशोल्ड भी है जो ऑनलाइन बिजनेस का है प्रीमियम कैटेगरी में। एक थ्रेशोल्ड के बाद वो सीलिंग हिट करता है, जिसके बाद की जो आगे की जर्नी है वो रिटेल से ही पूरी होती है, पूरी हो सकती है। बट द बिगिनिंग शुड बी डिजिटल फर्स्ट। अगर किसी के पास कैपिटल साइज बड़ा है, comes from the industries, knows the business, then it will depend case to case. But at large, people should test waters digitally, go to clients directly. Today, आज बहुत AI tools ऐसे हैं जो कि एक प्रोडक्ट को बहुत जल्दी टेस्ट मार्केट कर सकते हैं, आप ऑडियंस के पास जा सकते हैं। गो टू मार्केट इज चीपर, ईजियर, हाँ, चीपर भी है, ईजियर भी है, फास्टर भी है। सो आज का जो मिलेनियल है वो इन सब टूल्स को हमसे ज़्यादा अवेयर है, और वो गो टू मार्केट जाए, अपनी कम्युनिटी को एड्रेस करे, उनसे फीडबैक डायरेक्टली ले और फिर बिजनेस क्रिएट करें। अदरवाइज बर्न बहुत ज़्यादा है सर शुरू में। सर लेट्स से मैं एक बिजनेस करना चाहता हूँ, सिल्वर में करना चाहता जी। हूँ, गोल्ड, क्योंकि जब मैं गोल्ड की बात करता हूँ तो गोल्ड की थोड़ी सी भी 1 किलो इन्वेंट्री 1.5 करोड़ की होती है, और 5-10 किलो से नीचे की इन्वेंट्री में एक रिटेल स्टोर खोलना मुश्किल होता है। जी। तो यही व्यक्ति अगर आज एक सिल्वर का रिटेल स्टोर खोलना चाहता है तो उसका इन्वेस्टमेंट कितना होगा, मिनिमम कितने की इन्वेंट्री वो रखना चाहिए, कितने मिनिमम साइज से वो चालू कर सकता है? संजय जी, इसमें ऐसा है कि जो सिल्वर ज्वेलरी का अगर हम कॉन्सेप्ट स्टोर की बात करें, देखिए यहाँ पर 2 डिस्कशन है कि वो दुकान खोले या एक ब्रांडेड स्टोर खोले। तो उसके पास भी 2 ऑप्शन है, या तो वो किसी स्टोर की फ्रेंचाइज ले, किसी एक अच्छे ब्रांड। फॉर एग्जांपल हम मिसजो की बात करते हैं, अगर आप लोग फ्रेंचाइज करते हैं? हाँ सर, हम लोग फ्रेंचाइज तो लेट्स से अगर मेरे को आपकी फ्रेंचाइज लेनी है, अभी केस स्टडी लेते हैं, हाँ जी, ठीक है, और मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, मेरे को खुद को नॉलेज नहीं है जी, मेरे पास कुछ कैपिटल है एंड आई वांट टू ओपन अ सिल्वर स्टोर विद मिसजो। सो सर, हमारा मिसजो के अंदर जो कॉन्सेप्ट है, वी आर एक्सपेंडिंग इन अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड फीको। ओके, सो फीको जनरली स्टैंड्स फॉर फ्रेंचाइजी इन्वेस्टेड कंपनी ऑपरेटेड। फ्रेंचाइजी इन्वेस्टेड कंपनी ऑपरेटेड। सो इसके अंदर क्या है कि ये एक फ्रेंचाइजी के लिए सेफ, सिक्योर, पैसिव इनकम है, ठीक है, जिसमें कि कंपनी इज ऑपरेटिंग, सारे SOP, सारे एक्सपेंसेस कंपनी के हैं, राइट फ्रॉम हायरिंग to identifying a location, to documentation, to GST, everything is of the company. Here the franchisee partner has a minimum guarantee which is insurance of his money,
and a high side of revenue share. बट फीको इज सेम एज फोको? सर फोको के अंदर सिर्फ ये है कि बहुत सारे ब्रांड्स क्या करते हैं जी, जो आपकी इन्वेस्टमेंट के कंपोनेंट्स हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट के कंपोनेंट्स में इन्वेंट्री डिपॉजिट है, केपेक्स है, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हैं. सो फोको के अंदर सिर्फ फ़र्क ये है कि जो केपेक्स की इन्वेस्टमेंट है वो लोग उसको डेप्रिशिएट करके रिटर्न करते हैं. समझ गया. हमारे केस में द बिगेस्ट एंड द यूनिक पॉइंट इज कि अगर आपने हमारे ब्रांड में पैसा लगाया, लेट्स से फॉर इंस्टेंस अ टिपिकल स्टोर ऑफ मिसजो इज एट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 करोड़ रुपीज़, ओके, जिसका कि ब्रेकअप है, जिसके कंपोनेंट्स हैं स्टॉक डिपॉजिट, द सिक्योरिटी डिपॉजिट, द केपेक्स एंड द फ्रेंचाइज फी. सो द इंटायर मनी दैट यू इन्वेस्ट वो एज इट इज़ आपको टेन्योर के बाद वापस जाता है. अच्छा, तो आपके कैपिटल इन्वेस्टमेंट में कोई डाउनसाइड नहीं है. एंड थ्रू दी जर्नी यू अर्न थ्रू एमजी एंड रेवेन्यू शेयर. गॉट इट. क्या होता है साहब कि किसी भी स्टोर को इस 2 करोड़ में क्या क्या आ गया? इंटीरियर्स आ गया, केपेक्स आ गया साहब, ठीक है, इन्वेंट्री आ गया, जो हम सिक्योरिटी डिपॉजिट लैंडलॉर्ड को दे गया वो आ गया, और हमारा फ्रेंचाइज फी आ गया. समझ गया. सो प्रेडोमिनेटली मतलब एक तरीके से आप फ्रेंचाइज फी भी वापस कर रहे हैं. सब कुछ वापस करते हैं हम, ठीक है. आपको एज इट इज. तो आपकी इन्वेस्टमेंट में कोई डाउनसाइड नहीं है. किसी भी स्टोर को साहब 3 से 6 महीने लगते हैं ऑप्टिमाइज होने में. कोई ये बोले कि मेरा स्टोर डे 1 से चलता है तो नहीं चलता साहब. तो वो इसीलिए एक मिनिमम गारंटी का कंपोनेंट रहता है, जो कि किसी व्यक्ति ने 2 करोड़ लगाए हैं तो थोड़ा तो उसका इन्वेस्टमेंट, उसका डाउनसाइड नहीं होना चाहिए. आज मैं कहता हूँ साहब, आप बैंक में पैसा रख रहे हैं तो भी तो आपको एक रिटर्न आ रही है. आप म्यूचुअल फंड में रुपया रखते हैं तो भी एक रिटर्न आ रही है. तो हम उस रिटर्न को मैच करते हैं और हम उसका व्हिच इज इन द रेंज ऑफ 12% to 15%. ठीक है. हमने 12% भी दिया है केसेस में और 15% एट द हायर साइड दिया है, बेसिस सर्टेन स्ट्रक्चरिंग ऑफ द डील एंड ऑफ द डील वैल्यू. एमजी और रेवेन्यू शेयर में कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा. हाँ जी, सब मिक्स. सो वो स्ट्रक्चरिंग ऑफ द डील है, अमाउंट्स पे है, टेरिटरी पे है. बट एक तो उसका डाउनसाइड नहीं है सर कैपिटल का. दूसरा, उसका 6 months 9 months के बाद जब रेवेन्यू शेयर किक इन होता है तो उसका एक हाई साइड है. सो दैट इज आवर मॉडल. ट्रांसपेरेंट मॉडल है, सारी फिगर्स सब कुछ ओपन है. देर इज नो हिडन कॉस्ट, देर इज नो हिडन पैरामीटर्स कि उसको उस चीज़ में संशय हो कि वो सेल कितनी है. जो अमाउंट वो हमें दे रहे हैं वो भी बैंक ट्रांसफ़र है, जो अमाउंट उनको मंथली जा रहा है वो भी बैंक ट्रांसफ़र है. अच्छा, इसमें जैसे आपने बोला कि सिल्वर का इन्वेंट्री भी इंक्लूडेड है. फॉर एग्जांपल आज हमने सिल्वर लिया, 2.5 लाख रुपए किलो का रेट चल रहा है. 2-3 साल बाद वो लेट्स से या एक केस होगा, या तो 3 लाख हो गया होगा या 2 लाख हो गया होगा. मतलब लेट्स से ऊपर हो गया होगा या नीचे हो गया. उस टाइम पे क्या होगा? सो इन्वेंट्री का हमारा ही है जी. उनके लॉस प्रॉफिट दोनों नहीं है. उनको ना तो इन्वेंट्री का अपसाइड मिल रहा है ना डाउनसाइड मिल रहा है. उसका रीजन ये है कि सर हम लोग की जो इन्वेंट्री है ना बाय केजी या ग्राम नहीं है. हम लोगों ने जो यूनिक सिस्टम डिवाइस किया है वो SKU लेवल पे किया पर पीस बेसिस. समझ गया. फॉर एग्जांपल हमारा कोई भी स्टोर 2 से 2,500 पीस की इन्वेंट्री कैरी करता है अक्रॉस ऑल कलेक्शंस दैट वी सेल. एंड जनरली जो हमारा स्टॉक टर्न रेशियो है वो बहुत हेल्दी है. सो हमने राइट टू द SKU लेवल साइंस डेवलप करी है. समझ. हमारी दुकानों के अंदर अगर आप देखेंगे तो अक्रॉस द काउंटर सेल नहीं है. हम ज्वेलरी जैसे मैंने कहा, हम ज्वेलरी तो बेचते हैं बट हम ज्वेलर नहीं है. राइट. सो वो एक फैशन प्रोडक्ट की तरह बेचा जाता है. तो हम जब उनसे इन्वेंट्री की इन्वेस्टमेंट लेते हैं एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, हम उनको वैल्यू टर्म्स में बोलते हैं कि ये इन्वेंट्री जो हमारे स्टोर पे है वो आप MIS से जो चेक करेंगे वो क्वांटिटी और वैल्यू से इस्टेब्लिश कर सकते हैं. केजी से मत करिए. केजी से नहीं हो सकती. समझ गया मैं. जी. अच्छा सर, इसमें जैसे लेट्स स्टार्ट द जर्नी. मैंने 2 करोड़ रुपए डाले जी, एक मिसजो का शोरूम खोला जी. तो हाउ वुड माई रेवेन्यू और माई प्रॉफिटेबिलिटी लुक इन द लेट्स से 12% का आपने MG कर दिया जी. और सो हाउ वुड इट लुक इन द नेक्स्ट लेट्स से 1 year 2 year? क्या कहाँ तक पीक जा सकता है? कितना बेनिफिट हो सकता है? साहब जो मिसजो की जर्नी रही है वो अभी हमारी 2.5 साल की रही है जी. और जो हमने फ्रेंचाइजिंग बिजनेस शुरू किया वो पिछले 1.5 साल से किया जी. आज मेरे 6 फ्रेंचाइज स्टोर्स हैं. मतलब 50% ऑफ फ्रेंचाइज. 50% ऑफ फ्रेंचाइज, जो कि 2 महीने से 14 महीने तक जर्नी रही है जी. और जो हमने टिपिकली देखा है कि कहीं पर भी हमारे जो चैनल पार्टनर्स हैं वो 18% से 21% तक कमा सकते हैं. गॉट इट. विच इज़ एन अचीवेबल नंबर. मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता कि जो एक हम उसको एक अनरियल पिक्चर दिखाएं. ये एक ऐसी रिटर्न है जो कमाई जा सकती है. कैपिटल भी बड़ा है और ये एक रियलिस्टिक सिचुएशन जो हम अपने चैनल पार्टनर्स को कमा के दे रहे हैं.
and all my franchise partners or channel partners or investors will second this thought कि हम उनको मंथ ऑन मंथ ये कमा के दे रहे हैं। अब हमारे 12 में से ऑलमोस्ट 8-9 स्टोर ऐसे हैं जो पीक मतलब ऑप्टिमाइज हो गए हैं एंड दे आर अर्निंग रेवेन्यू शेयर फॉर माय पार्टनर। तो जो ऑप्टिमाइज स्टोर है वो अराउंड 1.5 to 2% पर मंथ कमा लेता है अपने लागत कमाता का। है, बिल्कुल कमाता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो 4 to 4.5 years का ब्रेक इवन है। ब्रेक इवन इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? पे बैक की अगर हम बात करें तो वो ऑलमोस्ट अपना पैसा डबल कर रहा है 5 साल में। टेक्निकली क्या होता है साहब कि जो एयरपोर्ट के स्टोर्स हैं वहाँ पर टेन्योर इज स्मॉलर, सो जनरली इट इज़ 3 to 5 years. Okay. When we come to malls for vanilla stores today, the arrangements are for 5 years. And when we go to high streets, the agreements are anywhere between 5 to 9 years. So we pass on the entire tenure to our partners. अच्छा, तो उसमें ऐसा होता है साहब कि अगर हम 5 साल की बात करें तो 5 साल में आप पैसा लगभग डबल कर लेते हैं। एक तो आपने कमाई कर ली और एक जो ओरिजिनल वापस आ जाएगा। उसमें कोई डाउन साइड नहीं है, तो आपका पैसा लगभग डबल हो गया। और 5 साल बाद रिटेंशन होता है या फिर बाय बाय हो जाता है? नहीं, बाय बाय नहीं होता सर। जो आज अगर किसी ने भरोसा करके हमारे ऊपर पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसमें 3 सिचुएशन आती हैं जी। अगर वो लोकेशन मेरे साथ रिन्यू हो गई तो हम फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूज़ल अपने पार्टनर को देते हैं। ओके। सो दैट क्योंकि अगर उसने मेरे साथ वो जर्नी जी है और मेरे पे पैसा बेट किया है तो उनका राइट बनता है कि वो आगे भी उसको प्रॉफिट कमाए। तो लोकेशन में हम उनको फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूज़ल दे देते हैं। गॉट इट। वो जर्नी हमारे साथ अब आएगी और उसमें उनका कॉल है कि वो आगे बढ़ना चाहें या विड्रॉ करना चाहें। हम दोनों केसेस में अप्रिशिएट करते हैं जी। सो दैट हैज़ बीन अ पॉलिसी एंड अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर एग्रीमेंट। गॉट इट। और अगर कहीं पर 9 साल हैं तो हमने 9 साल पूरे एक्सटेंड करे हैं। अच्छा। हाँ, तो उसमें हम ये नहीं है कि आप 9 साल में से 4 साल करिए, हम 4 साल के बाद इसको रीनेगोशिएट करेंगे। गॉट इट। सो सर वी हैव टू बी फेयर। ऑब्वियसली अगर आज कोई फेथ कर रहा है 2 करोड़ लगा रहा है तो सो इट इज़ रिलेशनशिप्स which will ultimately matter and I want to be fair to my channel partners. So अभी तक एक अच्छी जर्नी रही है हमारे साथ। हमारे जो ये 6 इन्वेस्टर्स हैं अच्छे बैकग्राउंड से, अच्छे लोग हैं और इन अगर आज मुझे 20 स्टोर खोलने हैं तो यही 6 लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो दे आर सपोर्टिंग, दे आर बैकिंग। तो हमारा भी एक समाज बढ़ रहा है और इसी कारण से हम ग्रो भी कर पा रहे हैं। डॉक्टर जैन, एक क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल आज कोई व्यक्ति कहता है कि चलो मैं फ्रेंचाइजी नहीं खुद का बिल्ड करना चाहता हूँ जी। तो आपको क्या लगता है फ्रॉम द टाइम ही डिसाइड्स टू द पॉइंट ही कैन ओपन अ स्टोर जी, उसको जनरली कितना टाइम लग जाएगा? प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ब्रांड बनाना, ये सब करने में कितना समय लगता है? सर काफ़ी समय लग जाएगा। सबसे पहले तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट की अगर हम बात करें उसी में बहुत टाइम लग जाएगा जी। क्योंकि ज्वेलरी इज़ नॉट ए इजी कैटेगरी की एक्सेसिबल हो। ऐसा कोई बाज़ार नहीं है कि जहाँ मैं कल गया, मैंने वहाँ से शॉपिंग करी और एक दुकान चालू कर ली। तो समय लगेगा जी, काफ़ी पैसा लगेगा। सिल्वर ज्वेलरी अब वो सिल्वर ज्वेलरी नहीं रही जो आज से 5 साल 10 साल पहले थी कि आप 20-50 लाख रुपए के अंदर एक व्यापार शुरू कर लेते थे, सिल्वर ज्वेलरी का स्टोर चालू हो जाता था। आज नहीं होता साहब। उसके बाद सबसे पहले अगर आपके पास पैसा है और आपने प्रोडक्ट भी डेवलप कर लिया तो उसको बेचेंगे कहाँ? तो वो रिटेल लोकेशन आज क्या है कि सर जो प्रीमियर रिटेल लोकेशंस हैं वहाँ अगर 5 दुकानें हैं तो 50 की डिमांड है। और हर मॉल, हर ट्रैवल रिटेल डेस्टिनेशन, हर जगह एक जोनिंग है। तो आज मॉल कि अगर 200 दुकानें हैं तो वो ज्वेलरी कैटेगरी एज अ होल शायद 8 दुकानें देता है जिसमें कि उसको फाइन ज्वेलरी को भी देनी है, लैब ग्रोन को भी देनी है, सिल्वर को भी देनी है और फैशन को भी देनी है। तो वहाँ पर वो नेटवर्किंग भी चाहिए। सो हर स्टेप पे एक बैरियर है। सो इसीलिए और कैपिटल का भी बैरियर है। कैपिटल का भी बैरियर है। इसीलिए जो मैं देख पा रहा हूँ अ लॉट ऑफ दीज पीपल हु आर वांटिंग टू डू देयर बिजनेस वो अल्टीमेटली डिसाइड करते हैं कि किसी एक ब्रांड के साथ जुड़ के काम किया जाए। इजीएस्ट वे है, मतलब Easiest सर लर्निंग भी हो जाती है। सर वहाँ उसको SOPs की लर्निंग भी मिलती है, सिस्टम्स की भी लर्निंग मिलती है, प्रोडक्ट की भी लर्निंग मिलती है। और बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो और मॉडल में भी ऑपरेट करते हैं कि जिसमें कि उनकी इन्वॉल्वमेंट रहे। हम लोगों का थोड़ा व्यापार लग्जरी सेगमेंट का है जहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट SOPs और मैनेजमेंट, जो द इन्वायरमेंट दैट वी क्रिएट, द सर्विसेज दैट वी क्रिएट। हमारे अगर आप टीम देखें एट द शॉप लेवल, राइट फ्रॉम हेयर स्टाइल गाइड टू मेकअप गाइड
टू हाइजीन गाइड टू ट्रेनिंग गाइड, प्रोडक्ट नॉलेज बहुत इंटेंस है और बहुत डीपली उसको सिखाया और समझाया जाता है कि आप एक लग्जरी प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उसकी एक बहुत प्री रेक्विजिट्स हैं। सो इसलिए भी फील कि ये साइड बिजनेस नहीं हो सकता, सो इट इज़ बेस्ट कि कंपनी ऑपरेट करे राइट डाउन टू द फ्रेग्रेंस ऑल्सो सर विच द टीम इज वेयरिंग एवरी डे टू, सो इट्स माई फादर यूज टू ऑफन से रिटेल इज डिटेल। सो इसलिए और उसको बिल्ड करने में टाइम बहुत लगता है। टाइम लगता है साहब, ट्रस्ट डेवलप करने में, उस SOPs को सेट करने में, और बहुत कैपिटल इंटेंसिव है सर। सो इसलिए इट इज़ बेटर टू वर्क विद गुड ब्रांड्स जिनके पास एक रेडी मॉडल है। संजय जी, मैं इसमें एक चीज़ कहूँगा, अगर सपोजिंग किसी को अपना सिल्वर ज्वेलरी का ब्रांड चालू करने की इच्छा है तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि विद नो वेस्टेड इंटरेस्ट मैं उनको जहाँ तक हेल्प करने की पॉसिबिलिटी हो वो करना चाहूँगा, राइट फ्रॉम प्रोडक्ट डेवलपमेंट टू रिटेल टू एनी एस्पेक्ट ऑफ द ब्रांड। मैं उनको विदाउट एनी चार्ज, विदाउट एनी वेस्टेड इंटरेस्ट, आई विल गो ऑल आउट टू हेल्प, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि ये कैटेगरी ग्रो करनी चाहिए, तो वी ऑल विल बेनिफिट। बहुत बढ़िया। तो हम एक काम करते हैं, किसी को भी अगर इंटरेस्ट है डॉक्टर जैन के साथ कनेक्ट करके मिस जो की या तो फ्रेंचाइजी लेने में, या कोई आप सिल्वर का काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं, कोई गाइडेंस लेने में, तो मैं नीचे एक फॉर्म का लिंक दे देता हूँ जी, वो फॉर्म भर के आप तक वो डेटा आप ही को मिल जाएगा। मैं खुशी खुशी करना चाहूँगा। बहुत बढ़िया। आई थिंक दिस इज एज अ एंटरप्रेन्योर आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव ये लिया है, एंड आई एम श्योर कि हमारे में से काफ़ी यूजर्स में से लोग आप तक रीच आउट करेंगे, बात करना चाहेंगे कि कैसे आप उनको मदद कर सकते हैं बिजनेस के लिए। और अगर किसी को इंटरेस्ट होगा आपके साथ एक फ्रेंचाइज ओपन करने में, तो वहाँ भी वो रीच आउट जी बिल्कुल कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। परफेक्ट, दैट्स वेरी गुड सर। सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है, मैं स्टडी करता हूँ कि जैसे मोरिंगा है जी इंडिया का, जी बड़ा फेमस है और मतलब इंडिया की मतलब उपज है, हम यहाँ से बोरी में भर के भेजते हैं, गोरे उसको लाते में डालते हैं, मतलब कॉफ़ी में डाल देते हैं, और उसके अलग अलग तरीके की टॉफ़ी बना देते हैं, और वो उसको जो है 10 गुना 20 गुना मार्जिन पे बेचते हैं। सेम हल्दी के साथ हो रहा है और सेम ज्वेलरी के साथ हो रहा है जी। ऐसा क्या है, हम क्या कमी है कि हम एक ब्रांड नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, आज बात होती है पेंडोरा की, दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज है। टिफनी की बात होती है ज्वेलरी में, सबसे बड़ी कंपनी है, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज है। डिबियर्स की बात होती है, अगर आप देखें तो वो लोग वन ऑफ द बिगेस्ट हैं डायमंड में। तो ये क्या मिसिंग है सर? क्या कहाँ मिस कर गए हम? सर, हमें कहानी सुनानी नहीं आती। देखिए, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, पर सिर्फ कहानी नहीं हो सकती, कुछ और भी होगा जो ये लोग मतलब बेटर करते होंगे, जो डेफिनेटली कहानी है जी। मैं डिबियर्स के एक बार शोरूम में गया था, तो जिस तरीके से उन्होंने मेरे को समझाया जी कि कैसे नेचर अलाइन होगा और केमिस्ट्री अलाइन होगी और फिजिक्स अलाइन होगी तो ही ये डायमंड निकलेगा, तो उसकी रेयरिटी को उन्होंने प्रूव किया, बड़े अच्छे तरीके से प्रूव किया, एंड आई अप्रिशिएट दैट। देखिए साहब, क्या है कि जैसे डायमंड की बात करें, लैब ग्रोन की बात करें, और हम जिस स्टोन को यूज़ करते हैं उसको क्यूबिक सिरकोनिया बोलते हैं। तो सारे ज्वेलरी वाले अपने अपने लेवल में बोलते हैं कि ये तो बहुत इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिजनेस है जी। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि स्टोन, चाहे वो डायमंड हो, चाहे लैब ग्रोन हो या क्यूबिक जिरकोनिया हो, कोई भी प्रोसेस एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होता। तो कहीं ना कहीं एक स्टोरी टेलिंग ज़रूर है। कंसिस्टेंसी ऑफ प्रोडक्ट एंड डिलीवरी इज़ अ बिग रीज़न फॉर दीज ब्रांड्स टू बिकम व्हाट दे हैव, कि वो साल दर साल, डेकेड ओवर डेकेड कंसिस्टेंटली डिलीवर कर रहे हैं। हमारे कंट्री में क्या है, हम लोग ग्रेट क्राफ्ट्समैन हैं, हम उस क्राफ्ट को परफेक्ट करते हैं, चाहे हमारे गारमेंट डिज़ाइनर्स हों या ज्वेलरी डिज़ाइनर्स हों या कारीगर हों। हमारे देश में ऐसा क्राफ्ट है जो शायद कहीं वर्ल्ड में नहीं है। ये जितने भी ब्रांड्स आपने नाम लिए, इनका कुछ ना कुछ भारत से ही बनता है। आज अगर हीरे की बात करें तो ऐसा कोई, हर दूसरा हीरा सूरत से निकल के जाना ही है जी। और अगर हम लैब ग्रोन की बात करें तो हर दूसरा नहीं, हर हीरे को सूरत से ही निकलना है। अच्छा जी। सो यहाँ पर सब कुछ है, यहाँ पर ब्रांडिंग और मार्केटिंग नहीं है सर, वो क्राफ्ट में रह जाती है। आज हमारी सिल्वर ज्वेलरी, अगर हम इंडियन सिल्वर ज्वेलरी की बात करें तो एक कारीगर वही प्रोडक्ट बना रहा है जो उसके दादाजी बनाते थे, तो वो कहाँ लैंड करता है? एक आर्ट हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम में। आज प्राडा अपनी जीन्स के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करती है या चप्पल बनाती है, उसको 90,000 में बेचती है, हम उसको 90 रुपए में सड़क पे बेचते हैं। हाँ, हमारी कोल्हापुरी चप्पल को वो कॉपी कर लेते हैं। सो हम उस, हमारे यहाँ तो इतने आर्ट फॉर्म्स हैं
कि पूरे वर्ल्ड को अगर जोड़ लें तो भी नहीं है, इतना रिच पास्ट है सर हमारा। वी आर द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। और भारत की बात करते हैं पिछले सिर्फ 1500 साल की, कि जब इतने लोगों ने हम पे राज किया, बट उससे पहले की बात नहीं करते कि 5000 साल भारतवर्ष ने पूरे वर्ल्ड पे राज किया जी। वो इतना आर्ट फॉर्म है इस कंट्री में, इतनी नॉलेज है, इतना क्रिएटिविटी है, बट उसको किसी ने वर्ल्ड स्टेज पे नहीं लाया। मैंने आपको पहले भी कहा, मिसजो चालू करने का सबसे बड़ा एक रीज़न ये भी था कि क्यों भारत से एक ग्लोबल ब्रांड नहीं बन सकता, जो कि आज सबसे बड़ा ज्वेलरी कंज्यूमिंग मार्केट है। जी जी। सो सर, दे हैव क्रिएटिव नैरेटिव्स, दे हैव कॉट ऑन टू ट्रेंड्स। उन्होंने आदमी की एक ग्राहक की नस को पकड़ा, उसके अराउंड एक स्टोरी स्टिच करी और उसको मार्केट किया, और वो ग्राहक ने उस समय उससे रिलेट किया और उसको ब्रांड बनाया। सो स्टोरी टेलिंग इज इम्पॉर्टेंट, रिटेल एक्सपीरियंसेस आर वेरी इम्पॉर्टेंट, प्रोडक्ट ट्रेनिंग। पीपल डोंट इन्वेस्ट इन HR इन आवर कंट्री, आई बिलीव। वो एक कहावत है, यू थ्रो पीनट यू गेट मंकीज। सो यहाँ पर क्या है कि रादर देन स्पेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस, हम नेगोशिएट करते हैं कि तुम 30,000 की नौकरी छोड़ के आ रहे हो, तुम मुझसे 25,000 लोगे तो मैं रख लेता हूँ। हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा नहीं खर्चते साहब। प्रोडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंडिया के अंदर कॉपी कैट्स, मतलब वहाँ पे हम कॉपी सर देखिए, एक फिर कहूँगा कि एक कहावत है कि नकल में भी अकल चाहिए। हम लोग के पास सब कुछ है, विल चाहिए सिर्फ कि उसकी तरफ एक सोच बदलने की ज़रूरत है कि आप अगर हम अपनी रिटेल टीम की बात करें तो अगर हम उसको मार्केट से लेट से डबल दे रहे हैं, तो अगर वो एक ट्रांजैक्शन भी पूरे महीने में एक्स्ट्रा करता है तो वो पूरी वर्थ निकलती है, रिकवरी हो जाती है उसकी। हाँ। सो आज अगर हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं, उसको खर्चा ना माने, निवेश माने, उसको निवेश माने, तो वो माइंडसेट शिफ्ट चाहिए कि आज प्रोडक्ट में भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए, अब आपको एक्सपीरियंस में भी डेवलपमेंट चाहिए, HR में डेवलपमेंट चाहिए सर। ज्वेलरी हर आदमी नहीं बेच सकता सर। जो आदमी गारमेंट या जूता बेच सकता है वो ज्वेलरी नहीं बेच सकता। ज्वेलरी एक रॉयल काम है, ज्वेलरी एक स्टाइलिश काम है, एक रोमांस है, एक इंटीमेसी है। एक ज्वेलरी एक ऐसा व्यापार है जो आपको लड़की का हाथ टच करने की परमिशन देता है। तो आप उस लेवल ऑफ इंटीमेसी में जा रहे हैं तो आपको वो सब कुछ चाहिए जो ग्राहक को चाहिए। तो ओवर द ईयर्स ज्वेलरी जो बिकती थी और आज जो ज्वेलरी बिकती है उसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है सर। सो इसीलिए यहाँ ब्रांड प्ले नहीं है सर। यहाँ हमेशा ज्वेलरी कमोडिटाइज्ड मैनर में ही बिकी। जो इंडिया का एक ज्वेलरी का फिगर आता है कि भारत देश में इतनी ज्वेलरी बिकी, वो एक मिसरिप्रेजेंटेड फिगर है, वो गोल्ड बिकता है। और गोल्ड हमारे देश में एक इमोशन है, ज्वेलरी पर से का फिगर बहुत डिफरेंट है। जहां सिर्फ कंजम्पशन के लिए ज्वेलरी ली जा रही है जी। क्योंकि मैं ये देखता हूं जैसे पेंडोरा हो गया, उसके भी अगर आप मेकिंग देखेंगे वर्सेस द वैल्यू एट विच दे सेल, 3 से 4 गुने का फर्क होगा सर। मल्टीप्लायर हर बिजनेस को चाहिए। वो मल्टीप्लायर शायद ज़्यादा भी हो, वो मल्टीप्लायर का ब्रेकअप है। ऐसा नहीं है कि पंडोरा अगर 4x लगाता है तो 4x उसकी जेब में जा रहा है। हाँ, उसके बाद मार्केटिंग है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, रिसर्च है, एक्सपीरियंस है। 4x ले क्यों पा रहा है? हाँ, क्योंकि उसने यहाँ पे निवेश किया है, उसने हर स्टेज पे निवेश किया। हमने अगर हम मिसजो की बात करें तो अगर हमारा हम मार्जिन की स्प्लिट देखते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे तो सर वो एक X परसेंटेज ही है। हाँ, वो जो बचता है, बट उसका स्प्लिट कहाँ गया? वो इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर हम वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे और वो मार्कअप लगा रहे हैं, वो कन्वर्जन नहीं होगी जी। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। सो वो इन्वेस्टमेंट इस देश में नहीं है सर। चाय की टपरी पे आप 500 रुपए की तो चाय बेच नहीं सकते, तो ताज पे ही बिक सकती है। वो ताज पे बिक सकती है, तो उसके लिए वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। वो ताज में चाय पीने इसलिए जाता है सर कि वो साथ वाला जो उसके साथ चाय पी रहा है उससे उसका नेटवर्किंग पर्पस भी पूरा हो। परसीव्ड वैल्यू जो है वो बहुत चीज़ों से निकल के आएगी सर। सही कह रहे हैं कि अगर मैंने पंडोरा का या कार्टियर का ज्वेलरी पहनी है तो मैं एक स्टेटमेंट बना रहा हूँ जी। वो एक उसकी परसीव्ड वैल्यू है। वहाँ पर वो गोल्ड का प्राइस नहीं देख रहा। आप एक ब्रांड का जब ब्रेसलेट खरीद रहे हैं तो उसमें आप नहीं उससे पूछ रहे कि इसमें भाई कि गोल्ड कितना है, मेकिंग कितनी है, इसमें हीरा कौन सा लगा हुआ है। सही कह रहे हैं। वो ब्रांड ने अपना ट्रस्ट डेवलप किया, बट उसने कहाँ उसमें इन्वेस्ट किया और क्या उसकी इंग्रेडिएंट्स थे जो पूरा बन के वो एक फिनिश प्रोडक्ट आया।
देखिए सर, आप ब्रांड के माध्यम से क्लाइंट से दो स्तर पे कनेक्ट कर सकते हैं। या तो स्नॉब वैल्यू से कनेक्ट कर सकते हैं या इमोशन से क्रिएट कर सकते हैं, और तीसरा कोई माध्यम नहीं है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। हम कोई भी बड़े ब्रांड्स देखें, एप्पल देखें तो एप्पल ने भी एक इमोशन और स्नॉब वैल्यू को मिक्स किया है। नाइकी ने एक इमोशन को वो क्या चीज सॉल्व फॉर कर रहा है सर? टिफनी ने इतना प्यारा इमोशन कनेक्ट किया है कि भाई एक बंदे के लिए लाइफ में एस्पिरेशन होती है कि मैं अपनी होने वाली वाइफ को टिफनी की रिंग दूंगा जी। ये उसके लिए एक एस्पिरेशन है। वो उसको लगता है कि मैंने जीवन में कुछ अचीव कर लिया, जी। और लड़की को लगता है मैं एक बहुत अच्छे लड़के से मिल गई कि अगर मेरे को टिफनी की जो है वो रिंग मिली है। तो साहब, मैं ये कहता हूँ, अपनी टीम को भी कहता हूँ कि ब्रांडिंग एक टेस्ट मैच है और मार्केटिंग एक T20 है। तो ब्रांडिंग एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आएगी। उसके लिए पेशेंस भी चाहिए, और उसके लिए रोज आपको उस पौधे में पानी डालना है, और वो बिना उसके डालना है, नतीजे के डालना है। कि हो सकता है 10 साल लग जाए, 5 साल लग जाए जी। पर आई थिंक यही जो है हमारे छोटे माध्यमिक वर्ग के जो बिजनेसमैन है वो थोड़ा मिस कर जाते हैं। वो उस लेवल का निवेश नहीं करना चाहते। सर, छोटे भी और बड़े भी मिस कर जाते हैं। हमारे देश में जो, अगर हम ज्वेलरी की बात करें तो बहुत 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 बड़े बड़े प्लेयर्स भी हैं जिनकी ज्वेलरी की बहुत बड़ी सेल है और एक्सपोर्ट भी बहुत बड़ा है जी, बट ब्रांड नहीं है। वो ट्रेडिशनल माइंडसेट को चेंज होने में अभी भी समय लगता है। हाँ, मैं जानता हूँ, काफ़ी ज्वेलर्स को जानता हूँ जो यूके भेज रहे हैं, कनाडा भेज रहे हैं, वहाँ की कम्युनिटीज़ उन्हीं का माल खरीद रहे हैं, पर फिर भी मतलब ब्रांड नहीं बन पाए। इंडिया में कोई अभी भी नहीं। अगर हम एक जनरेशन से बात कर रहे हैं जिसको हम बोलें कि दादाजी हम 100 करोड़ रुपया लगाएंगे या 1 करोड़ रुपया लगाएंगे, हमें पहले 3 साल में इतना लॉस हो सकता है, तो वो माइंडसेट आज भी उसके लिए ओपन ही नहीं है। उनको सूट ही नहीं करता है। वो बोलते हैं बेटा 100 रुपए में तुम 5 रुपए कमाओ, ये लॉस की कहानी। लॉस थोड़ी बिजनेस होता है। लॉस बिजनेस नहीं होता। डायनेमिक्स बदल गए साहब जी। बट वो ओपननेस अभी नहीं है। मैं बहुत, क्यों मेरा शौक है, मैं भारत भी और अदरवाइज भी बहुत ट्रैवल करता हूँ, इस इंडस्ट्री में बहुत लोगों से मिलता हूँ। करना सब चाहते हैं बट वो अभी उतनी फास्ट पेस पे नहीं हो रहा। तो वो डिफरेंस है कि हमारे भारत से ब्रांड्स नहीं निकल पा रहे। आपको क्या लगता है अगले 10 साल में कोई ऐसे कुछ 2-3-4 ब्रांड्स निकलेंगे भारत से? सर, सबसे पहला मिसजो होगा। अरे वाह। और उसके बाद मैं 100% इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि जो मैजिक ये देश क्रिएट कर सकता है वो कोई नहीं क्रिएट कर सकता। तो ज़रूर ब्रांड्स निकलेंगे और निकलने चाहिए। और फिर मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरा किसी भी लेवल पे कहीं सहयोग हो सकता है, मैं बिल्कुल करना चाहूँगा संजय जी। बहुत बढ़िया सर, आज आपने जो नॉलेज दी है उसमें से मैं कहूँगा कि एटलीस्ट 70-80% नॉलेज तो मेरे को खुद को भी नहीं थी सिल्वर को लेके जी। जबकि हमने घर में बहुत बर्तन देखे हैं, वो गिफ्ट्स देखे हैं जो दिवालियों में आते थे, अब तो बंद हो गए क्योंकि सिल्वर का भाव जब से बढ़ा है तो 50-50 ग्राम के सिल्वर के 100 ग्राम के नहीं आ रहे कॉइन्स, बट ठीक है। एंड आई थिंक आपने पहले ही बता दिया क्यों सिल्वर में भी द नेक्स्ट गोल्ड। और आपने जो आज गाइड बताई है कि किस तरीके से हमें फोकस करना जब हम सिल्वर ज्वेलरी खरीदते हैं या सिल्वर खरीदते हैं, और बहुत एस्टॉनिशिंग फैक्ट्स आपने प्रेजेंट किए हैं। एंड आई एम श्योर कि हमारे जो यूजर्स हैं उनको बहुत अच्छा लगा होगा। और हमने गाइड भी अटैच कर दी है और आप तक रीच आउट करने का हमने एक लिंक भी अटैच कर दिया है। तो आप किसी प्रकार से भी कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं डॉक्टर जैन से, और आप चाहते हैं कि आप उनके साथ एसोसिएट करें या और जानना चाहते हैं या फिर अपना सिल्वर बिजनेस खुद चालू करना चाहते हैं या चला रहे हैं और उसमें कोई गाइडेंस चाहते हैं, तो ही इज़ बीन वेरी ओपन, ही इज़ बीन वेरी काइंड ऑन आवर पॉडकास्ट एंड ही इज़ ऑफर्ड कि वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। सर, आपने इतना समय निकाला, इतनी ज़बरदस्त एजुकेशन दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू संजय जी, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी एंड आई एम ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो गाइस, अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो बहुत कुछ सीख लिया भाई आपने। एक चीज आपने सीख ली कि सिल्वर में आपके साथ क्या क्या फ्रॉड हो सकते हैं, और दूसरा आपने ये भी सीख लिया कि सिल्वर में क्या क्या नई अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। और हमने एक सिल्वर बाइंग गाइड नीचे अटैच कर दी है जो आप यूज कर सकते हो जब भी आप सिल्वर खरीदने जा रहे हो, ताकि आपके साथ किसी प्रकार का कोई स्कैम हो ही ना। और अगर आप डॉक्टर जैन के साथ जुड़ के बिजनेस भी करना चाहते हो या सिल्वर का बिजनेस कर रहे हो और उनसे गाइडेंस चाहते हो, तो उसके लिए भी एक फॉर्म अटैच कर दिया। ऐसे इनिशिएटिव्स हम लेके आते हैं ताकि आप एज अ कंज्यूमर भी बेटर हो जाएं और एज अ बिजनेसमैन भी कुछ नया कर सकें और अपने आप को बेटर कर सकें। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो सिल्वर ज्वेलरी में ठगे जा चुके हैं या फिर आप चाहते हैं कि वो आगे ठगे ना जाए, तो उनको ये वीडियो जरूर भेज देना। और कोई क्वेश्चन सिल्वर ज्वेलरी को लेके है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं डॉक्टर जैन को फिर से लाने की कोशिश करूंगा। सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट। जय हिंद, जय भारत।